ये है जियोग्राफी। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका? जियो का मतलब क्या होगा? भू। और ग्राफी का मतलब क्या होगा? है अध्ययन। ग्राफी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। तो पृथ्वी का जो अध्ययन है वो क्या है? ज्योग्राफी है। क्लियर हो गई? दूसरी, इस टॉपिक में अपन जो चीज लेकर चलेंगे उसमें अपन दो टीचिंग एड बेसिकली यूज करते हैं। एक है मैप और दूसरा है ग्लोब। तो ग्लोब की डेफिनेशन क्या हो गई? ग्लोब 2D आकृति है, और 2D आकृतियां जितनी भी होती हैं, 3D, और 3D आकृतियां जितनी भी होती हैं उनका वॉल्यूम होता है। ठीक है, और जिनका वॉल्यूम होता है वो सारे मॉडल होते हैं। जैसे नक्शे को अपन मॉडल नहीं कह सकते, लेकिन ग्लोब क्या है? मॉडल है। अब मॉडल जितने भी होते हैं, किसी भी चीज़ का अपन मॉडल बनाते हैं तो वो काल्पनिक मॉडल होते हैं। तो ग्लोब जो है ना, वो पृथ्वी का क्या है? काल्पनिक मॉडल है। देखो, एक तो होता है एक्चुअल मॉडल। मॉडल भी दो प्रकार के होते हैं, और एक होता है काल्पनिक मॉडल। एक्चुअल मॉडल में जैसे अपने को घन घनाभ का कोई मॉडल बनाना है तो अपन उसकी शेप एंड साइज या क्या ले सकते हैं? डिब्बा ले लिया, ठीक है, या कोई लकड़ी का ब्लॉक ले लिया, तो वो क्या है? वो वास्तविक मॉडल है। उसमें हमने कोई इमेजिनेशन नहीं की है। लेकिन ग्लोब को पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल क्यों कहते हैं? ग्लोब को पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो महज अपनी इमेजिनेशन है। एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं है। देखो, जैसे अपन मैथ्स में पढ़ते हैं माना कि, तो पूरी साइंस इसी पर टिकी हुई है। सपोज शब्द के ऊपर ही टिकी हुई है। साइंस भी पूरी क्या है? कल्पना है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब पढ़ते हैं अपन, तो ये सब क्या है? काल्पनिक फोर्स हैं। इनको आज तक एक्चुअल में भौतिक रूप में इनका किसी ने दर्शन नहीं किया है। ये फोर्स हैं जिनको हमने खाली महसूस किया अपनी कल्पनाएं। तो ग्लोब पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल है। तो कल्पना क्या है इसमें अपनी? तो पृथ्वी की स्टडी अपन अक्षांश और देशांतर रेखाओं से करते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं, ये सब अपनी क्या है? कल्पनाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है पृथ्वी के ऊपर। ये हमने एक इमेजिनेशन कर लिया, एक कल्पना कर ली कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो ये रेखाएं वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं? काल्पनिक है। और इन रेखाओं के सारे ही हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं। ग्लोब की जो अपन स्टडी करते हैं वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से तो करते हैं। तो ये सब क्या है? काल्पनिक है। इसीलिए ग्लोब को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल कहते हैं। तो जैसे आपसे पहला सवाल, जैसे आज कई बार क्या होता है, कथन और कारण में डाल देते हैं, थोड़ी ढंग की एग्जाम होती है तो उसमें जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था, जैसे कथन ये लिख दिया, थोड़ा सा आप स्टार्टिंग अच्छे से देंगे। कथन ये है कि ग्लोब पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल है। पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल है, ठीक है। और कारण मैं यहां लिख रहा हूं इसमें, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं काल्पनिक न होकर, वास्तविक न होकर, वास्तविक न होकर क्या है? काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। अब देखो, इसको कथन और कारण से आप जोड़ोगे तो ऐसे सवाल करने तो आपको आते होंगे। मैंने आपको एक दिन बताया था कि कथन और कारण वाले सवाल को करने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, यहां इसमें ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं। पहला ऑप्शन, कथन व कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैं ये दे रहा हूं, कथन व कारण दोनों सही हैं तथा की जगह लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या। आपको किताब से बिल्कुल हटकर लगेगा शुरू में व्याख्या
नहीं करता है, लेकिन ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। फिर तीसरा ऑप्शन, कथन सही है कारण गलत है। चौथा ऑप्शन, कथन गलत है कारण सही है। और 5 ही ऑप्शन बन सकते हैं, न तो कथन सही है, न तो कथन सही है और न कारण, या इसको यूं भी लिख सकते हैं कि कथन व कारण दोनों गलत हैं। बात एक ही है। इन 5 में से कोई भी 4 ऑप्शन आपको परोसे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन कुछ नहीं है, इन सवालों का खेल पूरा यहीं टिका हुआ होता है। ऑप्शन में ऐसे सवालों के लिए कुछ नहीं है। क्या करोगे आप, ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या होता है? ऐसे सवालों को करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है दिमाग में नहीं रहना चाहिए। ये लाइन कथन है कि कारण है कि क्या है, कुछ नहीं है, आपको ध्यान ही नहीं रखना। मतलब ये भूल जाओ कि ये आगे पीछे कुछ है क्या। बिल्कुल इस बॉक्स में कथन के आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसी तक अंधे हो जाओ आप, आगे पीछे कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। इस बॉक्स में जो बात लिखी है आप उसको बिल्कुल सेपरेट मान के कि इस सवाल में वो किसी भी चीज से जुड़ी हुई नहीं है, और आपने अपनी जिंदगी में जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान के हिसाब से ये बॉक्स वाली चीज सही है या गलत है, ये डिसाइड करना आपको। तो पढ़ो उसको। ग्लोब पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल है, ये बात सही है कि गलत है? सही है। इसके आगे आप सही का निशान लगा दे। लगा दिया। अब ये दूसरी बात मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। अब आप इस ऊपर वाली को भी भूल जाओ कि आपने कुछ पढ़ा था क्या इस सवाल में। तो हर तरफ से अंधे हो जाओ, सिर्फ आपके दिमाग में खाली क्या रहना चाहिए, दूसरे बॉक्स वाली बात। और दूसरे बॉक्स वाली बात को जब आप पढ़ते हो तो पहले वाली को भूल जाओ, और ऑप्शन तो ये मान के चलो कि है ही नहीं, और कथन और कारण भी कुछ नहीं इस सवाल में। जितना बॉक्स में मैंने बंद किया उतना ही देखना आपको। अब आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है बिल्कुल सेपरेट मान के, और आपने जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान के हिसाब से ये कथन सही है, ये सेंटेंस सही है कि नहीं। तो देखो, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं वास्तविक न होकर काल्पनिक है, ये हमारी कल्पनाएं हैं। बात क्या है, इसके आगे भी सही का निशान लगा दो। 2 ऑप्शन का फैसला हो गया, 4 में से 2 का फैसला हो गया, 2 बाहर हो जाएंगे। अगर ये दोनों सही हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर इन दोनों में से एक है, और अगर इन दोनों में से एक भी गलत हो गया तो निश्चित तौर पर ये दोनों ही उत्तर नहीं हो सकते। इसके नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कोई उत्तर ऑप्शन होगा। समझ होगी ये बात? मतलब सवाल को 50%, अब तुक्का मारना है तो भी कैसे मारना है, ऐसे सवालों में तुक्का भी मारो तो 50% सही होने की गुंजाइश आपकी हो गई है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, देखो कथन भी सही है और कारण भी गलत सही है, इसका मतलब उत्तर इन दोनों में से कोई एक है। तो देखो, पहला ये कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अब आपको एक ही सवाल ढूंढना है इसमें कि ये सही व्याख्या करता है या नहीं करता। इसका जवाब कैसे तय होगा? अब देखो क्या करोगे, तीसरे स्टेज पे आप ये सब भूल जाना। अब इन दोनों सेंटेंस को एक साथ, अगर दोनों में से एक गलत निकल आया तब तो उत्तर निकल ही आया, आगे माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। आगे वाली माथापच्ची तब करोगे जब ये दोनों सही है। जब दोनों सही हो तो आप इन दोनों सेंटेंस को क्योंकि से जोड़ दो। किसे जोड़ोगे? क्योंकि से। अब इस पूरी रामायण को भूल जाओ और इस कनेक्टिव से जोड़ के इन दोनों सेंटेंस का क्या बनाना है? एक। भाई दोनों सेंटेंस को क्योंकि कनेक्टिव है तो वो फुल स्टॉप हट जाएगा। फुल स्टॉप हट गया तो दोनों लाइनों का क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। क्लियर होगी ना बात? अब ये क्योंकि लगाने के बाद ये पूरा एक सेंटेंस बना है। अगर ये सही बन गया तो व्याख्या सही है
और क्योंकि ये जोड़ने से ये सेंटेंस गलत बन रहा है, इसका मतलब क्या है? दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो देखो, ग्लोब पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल है, ग्लोब पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल है, क्योंकि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं वास्तविक न होकर काल्पनिक है। तो इसका उत्तर क्या निकला? सबसे इजी होता है कथन और कारण का सवाल। समझ में आ गई ना बात, कि हम इसको एक इमेजनरी मॉडल मानते हैं अर्थ का, तो क्यों मानते हैं, किस चीज की इमेजिनेशन की है? तो अपन ने ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना की है। मेरे हिसाब से पहली लाइन समझ में आ गई होगी, तो एक सेंटेंस आप इसमें लिखें। दोबारा पढ़ने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से आपको। भूगोल के कुछ रूल्स अपन पढ़ेंगे आज ही 2 क्लास में, आज की और अगली क्लास में। ग्लोब पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल है। मॉडल का मतलब 3D हो गया है, और नक्शा या मैप क्या होता है? 2D। 2D का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसकी खाली लंबाई और चौड़ाई होती है, और 3D का मतलब होता है जिसके 3 डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ग्लोब पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल है क्योंकि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं वास्तविक न होकर काल्पनिक है। ये चीजें जरूरी इसलिए हैं कि आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं भूगोल का पार्ट होगा, चाहे वो राजस्थान के भूगोल का हो, चाहे भारत के भूगोल का हो, चाहे विश्व के भूगोल का हो। ठीक है, पहला सवाल क्लियर हो गया। दूसरा सवाल, अगर हमने इनको इमेजिनेशन दी है, कल्पना की है, तो देखो अगला सवाल जो मैं ये देखो, इस कल्पना का आधार क्या है? बहुत सारी किताबें हैं जिनमें हवा में तीर मारे हुए भी आपको मिलेंगे, लेकिन इस ग्लोब को हमने किस कल्पना के आधार पर डिजाइन किया है, उसका आधार क्या, कौन बताएगा? चाहे आप अक्षांश रेखाओं की बात करो, चाहे आप देशांतर रेखाओं की बात करो, प्रति 1 डिग्री पर एक रेखा की कल्पना की है। प्रति 1 डिग्री कोण पर किसकी कल्पना की है? एक रेखा की कल्पना की है। समझ में आ गई क्या बात, या नहीं आई? ज्योमेट्री पढ़ी है ना? रेखा की परिभाषा बता, किसको कहते हैं रेखा? कौन बताएगा? रेखा और बिंदु में क्या संबंध है? दोनों फिल्म अभिनेत्रियां हैं? और पुराने जमाने की हैं? अरे बचपन में पढ़ा था, जैसे ये रेखा है, ठीक है, ये क्या है? किरण है, ये तीसरी अभिनेत्री, इसके ऊपर एरो का निशान लगा दिया था। ये जो रेखा है, ये डॉट 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 ऐसे एक एक डॉट से आगे बढ़ी है। रेखा बिंदुओं का समूह है। रेखा बिंदुओं का समूह। प्रत्येक रेखा की शुरुआत एक डॉट से होती है, एक बिंदु से होती है। ये बात याद नहीं भूलोगे नहीं ना? क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ग्लोब की जब अपन बात करते हैं तो उसके ऊपर आखिरी जो अक्षांश रेखा है वो डॉटेड होती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर एक डॉट की तरह होती है, लाइन खींचने के लिए नहीं होती है। तो वहां आपको कंफ्यूज हो सकता है कि इसको अपन माने या नहीं माने। तो किसी भी रेखा का छोटे से छोटा रूप क्या हो सकता है? एक डॉट, क्योंकि डॉट जो है वो लाइन की यूनिट है। कोई भी रेखा है वो किससे मिलकर बनी है? बिंदुओं से। ठीक है, अब यहां देखो, ये मैं कोशिश कर रहा हूं ग्लोब बनाने की, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो समझ लेना। समझने में तो आप होशियार हो ही के हैं।
ठीक है, ये देखो किसी भी किताब को अपन पढ़ते हैं या किसी भी मोड में अपन स्टडी करते हैं तो ऊपर हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे हमेशा क्या होता है, साउथ होता है, राइट हैंड की तरफ हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा क्या होता है, वेस्ट होता है। अब किताब को किधर भी लेके किधर भी मुंह करके बैठ जाओ आप, समझना क्या है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। हो गया फैसला। ये बीचों बीच मैंने लाइन खींच दी, ये 0 डिग्री ही है, क्या है, 0 डिग्री ही है, और इसके बीचों बीच खींच दी, ये भी क्या है, 0 डिग्री ही है। तो देखो पोल टू पोल, ध्रुव से ध्रुव तक जाने वाली जो लाइनें हैं वो क्या है, देशांतर है। ध्रुव को ध्रुव से मिलाने वाली लाइन क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो अपन इस तरीके से ये लाइनें जो खींचते हैं वो सारी की सारी क्या है, ये देशांतर रेखाएं ग्लोब के ऊपर। ठीक है, इनकी संख्या की बात अभी अपन बाद में करेंगे। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जैसे ये अपन ने बीचों बीच खींची है पूर्व से पश्चिम की ओर, ये कौन सी कल्पित रेखाएं हैं, अक्षांश, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इनकी संख्या अपन कैसे डिसाइड करेंगे, यहां इनकी संख्या अपन इस जगह से डिसाइड करेंगे, ये यहां हमेशा 0 ही होगा, दोनों तरफ से 0 डिग्री को काटने वाला बिंदु जो है ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसका मतलब काउंटिंग आप चाहे अक्षांश की करो चाहे देशांतर की करो, मिड पॉइंट से ही करेंगे। किससे करोगे, मिड पॉइंट से करोगे। अब यहां देखो इन दोनों लाइनों की अपन बात करेंगे तो ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, इस बिंदु से 1 डिग्री अपन खींचेंगे कोण, तो मान लो कि ये 1 डिग्री का कोण फॉर एग्जाम्पल यहां बन रहा है। ऐसे इधर भी अपन 1 डिग्री का कोण बनाएंगे तो मान लो कि ये यहां बन रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है वो 1 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, और इस 0 डिग्री से किधर है, उत्तर की तरफ है, तो ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही उसके बाद 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, टोटल संख्या कितनी होगी, 90, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्लियर हो गई बात। यहां ऐसे नीचे की तरफ भी क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो देखो 1 से लेकर 90 तक 90 रेखाएं किसको डिनोट करेंगी, उत्तरी अक्षांश को, या उत्तरी गोलार्ध को बोल सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ही 1 से लेकर 90 रेखाएं किधर होंगी, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे अपन जाते जाएंगे ऊपर पोल की तरफ तो इन रेखाओं की संख्या क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और आखिरी 90 डिग्री के ऊपर जाके डॉट ही रह जाएगी। भाई ये तो तरबूज का सिर सही है, वहां जाके सिर्फ डॉट की तरह ही बड़ी लाइन नहीं रहेगी, यहां भी साउथ पोल पे भी और नॉर्थ पोल पे भी। तो देखो 89 तो रेखाएं हैं ठीक से, और इधर भी क्या है, 89 रेखाएं हैं ठीक से। ये +1 डॉटेड है, ये क्या है, डॉटेड है, और यहां भी एक क्या है, डॉटेड है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि लाइन की यूनिटी क्या होती है, डॉट होती है, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, रेखा मानेंगे। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई है, 181। अभी जो मैंने बताया था कल्पना का आधार प्रति डिग्री 1 लाइन, यहां से मैंने शुरू किया। देखो समझना इस बात को, किताबों में जो गलती या कंफ्यूज मिलेगा आपको, इस 0 से 1 डिग्री यहां बढ़ाया अपन ने, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। ऐसे पीछे भी 1 डिग्री अपन दक्षिणी अक्षांश कहां बढ़ाएंगे, यहां बढ़ाएंगे। ये काउंटिंग 1 से लेकर 90 तक हुई यहां से, और ये काउंटिंग यहां से 1 से लेकर 90 तक हुई। तो 90
प्लस 90। अगर इन दोनों लाइनों के बीच में अपन इस 0 डिग्री को लाइन नहीं मानेंगे तो इसके और इसके बीच में गैप कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का। अगर हम इसको लाइन नहीं मानेंगे, इसको लाइन नहीं मानेंगे तो हमारी ग्लोब की कल्पना का आधार ही खारिज हो गया। प्रति 1 डिग्री एक लाइन की हमने कल्पना की है, तो प्लस 1 कौन सी? 0 डिग्री। टोटल कितने हो गए? 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। अब देखो ये सवाल जब भी आता है, ऑप्शन में एक ऑप्शन तो 181 मिलेगा, दूसरा ऑप्शन आपको 180 मिलेगा और तीसरा ऑप्शन आपको 179 मिलेगा। 3 ऑप्शन इसमें मिलते हैं। तीनों टाइप के राइटर अपने अपने बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो 180 मानते हैं ये उत्तर सही है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर इस बीच वाली को नहीं मानेंगे तो ग्लोब की रचना का आधार क्या हो गया? खारिज हो गया, इसलिए मानेंगे इसको। और 179 मानने वाले क्या कहते हैं? देखो 180 मानने वाले तो इस 0 को नहीं मानते, और 0 को नहीं मानेंगे तो 1 डिग्री उत्तरी और 1 डिग्री दक्षिणी के बीच में कितना अंतर हो गया? 2 डिग्री का। समझ में आ गई ना बात? तो ये आधार खारिज हो गया, इसलिए 180 को नहीं मान सकते। जो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 मानते हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये रेखा है ही नहीं, खाली डॉट है, और ये 90 डिग्री साउथ वाली भी क्या है? डॉट ही है, ये लाइन है ही नहीं। तो वो इसको तो मानते हैं 179 वाले, 0 डिग्री को तो लाइन एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो उत्तरी अक्षांश में 90 डिग्री को और दक्षिणी अक्षांश में 90 डिग्री को रेखा नहीं मानते। वो कहते लाइन है ही नहीं, खाली डॉटेड है। अगर इस बात को भी हम नहीं माने तो ये कोण तो दोनों अपने को कितने डिग्री के दिख रहे हैं? 90 के। इसका मतलब 90 लाइन ऊपर है तभी अपना वर्गी कल्पना का आधार सही है। तो हम अपनी मर्जी से चाहकर भी इन दोनों लास्ट वाली लाइन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो भूगोल में आपको 3 तरह के विचारक मिलेंगे। अब कैसे राइटर की किताब आपके हाथ में है, जो इसको लाइन नहीं मानते हैं वो भी हो सकता है, इसको लाइन मानते हैं लेकिन इन दोनों को लाइन नहीं मानते हैं ये भी हो सकता है। दोनों ही बातें क्या हैं? गलत हैं। एक्चुअल क्या है? 181 है। समझ में आ गई बात? अब किताब में 180, 181, 179 तीनों टाइप की संख्या आपको मिल सकती है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहली लाइन में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ग्लोब की रचना की कल्पना या ग्लोब की रचना के पीछे जो तर्क है वो तर्क क्या है? प्रति 1 डिग्री एक रेखा की कल्पना की है। तो 90 ऊपर, 90 नीचे और 1 0। एक्चुअल में इनकी संख्या कितनी माननी है? क्लियर हो गई? किताब में मिलेंगे। मिलने का कारण मैंने आपको बताया कि 3 तरह की कम्युनिटी है भूगोल में। 3 तरह के विचारक हैं जो एक्चुअल संख्या भी बताते हैं 181, 180 बताने वाले इसको नहीं मानते, लेकिन मानना पड़ेगा। जैसे इसको नहीं मानेंगे ये अंतर 1 की बजाय कितने डिग्री का हो जाएगा? जबकि ग्लोब का आधार ही क्या है? प्रति 1 डिग्री एक रेखा की कल्पना की है। चाहे कोई सी की बात करें, अभी अपन इनकी करेंगे देशांतर वालों की भी। क्लियर हो गई नहीं ये बात? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 179 गलत, 180 गलत, 181 सही। लॉजिक के साथ आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है? दूसरी बात देखो, अपन इसकी करते हैं, ये अक्षांश रेखाओं की बात मैंने आपको बताई है। दूसरी बात अपन करेंगे देशांतर रेखाओं के। अब देशांतर रेखाओं को आपने जाना है, देशांतर रेखाएं ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली होती हैं। इन रेखाओं की अपन बात करते हैं। तो देखो ये ग्लोब एक गोला है, ठीक है, और गोले की ज्योमेट्री बबीता बताएगी। गोले का समग्र कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ये गोला है। देखो ये अभी अपन यहां से ऊपर वाली 90, यहां से नीचे वाली 90 की बात कर रहे थे। अब अपन इन खड़ी रेखाओं की तरबूज की धारियों की बात करेंगे। ठीक है? ये सामने मान लिया 0 है, सामने मान लिया 0 है, और इधर मान लिया क्या मानेंगे?
जीरो के सामने 360 का मिड पॉइंट 180 होता है। 180 और 180 360 है। तो देखो ये सामने वाली इस लाइन को जीरो माने तो ये जहां मैंने मार्कर रखा है इसके सामने वाली लाइन क्या होगी? 180 होगी। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि इस ग्लोब के ऊपर हमने जितनी देशांतर रेखाओं की कल्पना की है या जितनी अक्षांश रेखाओं की कल्पना की है सारी सीधी है, सारी सीधी है सिवाय 180 डिग्री देशांतर के। देखो ये खड़ी लाइनें देशांतर रेखाएं सब क्या होंगी? सीधी होंगी। ऐसे ही अभी जिन अक्षांश रेखाओं की अपन ने बात की है वो भी क्या है? सीधी है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। पूरे ग्लोब पर 181 प्लस 360 रेखाओं में केवल एक रेखा ऐसी है जो क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है। और वो रेखा कौन सी है? 180 डिग्री। वो रेखा कौन सी है? 180 डिग्री। बाकी सब क्या है? सीधी है। ठीक है, तो यहां देखो इस तरबूज के सामने वाली को यदि अपन जीरो मान लें तो इसके सामने वाली क्या होगी? 180 होगी। तो अभी जो इसके सामने वाले की बात मैं कर रहा हूं वो आपको ऐसे मिलेगी, सीधी नहीं मिलेगी। ये 180 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, समझ गए आप? ऐसे 8 जगह से ये मुड़ी हुई है। कितनी जगह से? 8 जगह से मुड़ी हुई है। देखो जेड को पकड़ के खींच दें अपन, अंग्रेजी का ये जेड है, इसको पकड़ के खींच दें तो ऐसा ही तो होगा। तो जैग के बिगड़े हुए रूप जितने भी होते हैं उस आकृति को हम जिग जैग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिग जैग कहते हैं। तो ये एकमात्र लाइन है जो किस शेप में है? जिग जैग शेप में है। कौन सी? 180 डिग्री देशांतर। भाई अक्षांश की संख्या तो 1 से 90 से ऊपर जा ही नहीं सकती क्योंकि 1 से 90 नीचे, 1 से 90 ऊपर। और ये क्या है? इधर देखो यहां से शुरू करेंगे, ये जीरो से शुरू करेंगे। इनकी काउंटिंग कैसे होगी ये भी ध्यान रखना। जैसे अक्षांश की 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 90 तक जाती है उत्तरी अक्षांश में। फिर इनमें 1, 2, 3 दक्षिण अक्षांश में भी कितने तक जाएगी? 90 तक जाएगी। 1 डिग्री के ऊपर हमने 1 खींची है। ऐसे ही इधर देखो 360 का आधा कितना होता है? तो इसके ऊपर गोले के ऊपर अपन जाते जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे अपन? 179 तक, 179 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 179 तक जाएंगे। अब 180 इधर से जाएंगे तो भी कॉमन है और इधर से जाएंगे तो भी कॉमन है। ठीक है ना? तो 179 और 179 तो देखो 179, 179 और एक 180 है और एक ये सामने वाली 0 है। टोटल कितनी हो गई? 360 हो गई। देखो यहां से लेफ्ट में मतलब इधर ये पश्चिम है और ये क्या है? पूर्व है। तो देखो 179 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर के राइट हैंड की तरफ, ईस्ट की तरफ कितनी है? 179 और 179 डिग्री क्या है? पश्चिमी देशांतर है। इस 0 के साथ ईस्ट वेस्ट नहीं लिखेंगे, पूर्वी और पश्चिमी नहीं लिखेंगे। और सामने वाली 180 के साथ भी अपन क्या नहीं लिखेंगे? पूर्वी और पश्चिमी नहीं। देखो ये तरबूज है, तरबूज है, इसके ऊपर अपन चीरा लगाएंगे बीचों बीच। तो एक तो 0 कट गई और एक 180 कट गई। तो इधर वाला पश्चिम है, इधर वाला पूर्व है। तो इन दोनों लाइनों के साथ अपन ईस्ट और वेस्ट शब्द यूज नहीं करेंगे। इधर 179 जो बच गई इनके साथ ईस्ट पूर्वी और इधर जो 179 बच गई इनके साथ पश्चिमी। ठीक है? 0 के साथ और 180 के साथ पश्चिमी और पूर्वी काम में नहीं लेंगे। जबकि उनमें अक्षांश में मैंने आपको बताया था इस 0 डिग्री के साथ अपन उत्तरी और दक्षिणी शब्द यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली है। देखो काटने वाली इस केक को बराबर भागों में जो लाइन काटती है या बांटती है उसको हम क्या नहीं कह सकते? दिशा का बोध नहीं करा सकते। ठीक है? अब यहां पर अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो ये तो ऐसे खींची हुई है तो बीचों बीच ऐसे इस तरीके से अपन इस तरबूज को काटेंगे तो लाइन तो एक ही कटेगी ना, बीच के चारों तरफ यही लाइन है। लेकिन ये खड़ी लाइनें हैं, इसको अपन काटेंगे तो एक की बजाय कितनी लाइनें कटेंगी? 2। एक सामने से भी कट जाएगी। तो देशांतर रेखाओं में कितनी रेखाओं के साथ दिशा का बोध नहीं होता है?
2 के साथ, और अक्षांश रेखाओं में से कितनी रेखाओं के साथ? 1 के साथ दिशा का बोध नहीं होता। तो 0 डिग्री अक्षांश जो है उसके साथ दिशा का बोध नहीं होगा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर के साथ भी क्या नहीं होगा? दिशा का बोध। मतलब दिशा अगर किसी किताब में लिखी हुई है तो गलत ही है वो, क्योंकि ये इस कैक को बराबर 2 भागों में बांटने वाली लाइन है। क्लियर हो गई ये बात? अब यहां देखो, अब कुछ चीजें मैं आपको बहुत ही अपने सिलेबस की बात करें तो मैं पहले अक्षांश दिशाओं की उपयोगिता बता रहा हूं, और फटाफट देखो आपसे सवाल होते जाएंगे। ये उपयोगिता बिना पढ़े कैसे आपको इनके सवाल करने हैं। अक्षांश रेखाओं का भूगोल में क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों इनको डिस्कस करते हैं? देखो हैं, देखो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का संबंध किससे है? अक्षांश रेखाओं से। और पृथ्वी के ऊपर जितने भी क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, वातावरण को लेकर जितने भी चेंज हम पढ़ते हैं, वो सारे चेंज जो हैं उनका जनक या फाउंडर कौन है? टेम्परेचर है। और वैसे देखो तो सिंपल सी फिलॉसफी यही कहती है कि दुनिया की हर घटना का कारण टेम्परेचर है। अपन भी जैसे थोड़ा ठंडा पड़ते हैं तो कहते हैं ठंडा पड़ गया, गुस्सा करता है तो अपन कहते हैं कि ताव मत खा। समझ रहे हैं आप? हैं, किसी के लड़ने के लिए बाजू खोल के भागते हैं तो ताव खा लिया, डर के मारे दुबक गए तो ठंडे पड़ गए। सब कुछ किससे डिसाइड होता है? टेम्परेचर से। ज्योग्राफिकल भाषा क्या है? पूरी पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। सूर्य के हवा में किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं है। मतलब पूरी पृथ्वी किससे चल रही है? सूर्य से। सारे घटनाक्रम, अब मैं कह, सूर्य के प्रकाश से पूरी पृथ्वी चल रही है, और मैं ये कह रहा हूं कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी क्लाइमेटिक चेंज, चाहे वो जीव में चाहे किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम पढ़ते हैं, तो उसका मूल जो कारण है वो क्या है? टेम्परेचर में बदलाव है। और टेम्परेचर में बदलाव को हम कौन सी लाइनों से पढ़ते हैं? अक्षांश रेखाओं से पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये अक्षांश रेखाएं हमें क्या मदद करेंगी? ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। अभी साथ में मैं एक एक एग्जाम्पल आपको देते जाऊंगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, ये इधर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको अपन क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको अपन क्या कहते हैं? मकर रेखा। नहीं समझ में आए तो बता देना, लिखने वाली कोई चीज नहीं है इसमें। इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना। ठीक है, यहां देखो पूरी साल में देखो सूर्य की इतनी औकात नहीं है। अपने कहते हैं पूरी पृथ्वी को सूरज चलाता है, लेकिन सूरज की इतनी औकात नहीं है कि पूरी पृथ्वी को ढक ले। मतलब सूर्य की किरणें संपूर्ण पृथ्वी पर सीधी नहीं पड़ सकती। देखो सूर्य की पारगमन स्थिति, अब जैसे इसका कारण मैं आपको बता दूं, सूर्य तो अपनी जगह फिक्स है। सूर्य तो अपनी जगह फिक्स है। अपन ये कहते हैं कि सूरज ढल गया, सूरज उग गया, नहीं, सूरज अपनी जगह फिक्स है। अपने को जो दिख रहा है ना, उससे अपने को ये लग रहा है कि ये मजनू इस लैला के चक्कर लगा रहा है, लेकिन वास्तव में ये लैला मजनू के चक्कर लगा रही है। चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। कभी ग्लोब को गौर से देखना, देखो ग्लोब को गौर से देखोगे तो ग्लोब अगर एक्चुअल में ग्लोब बना हुआ है तो उसके ऊपर एक रोड, जो जैसे ये उसका पैंदा है और उसके ऊपर जो रोड लगी हुई है वो ऐसे 30 डिग्री के एंगल के ऊपर डला हुआ होगा। वो गेंद है ना, ऐसे एक वायर होगा और उसके ऊपर यहाँ वो गेंद लटकी हुई होगी। अगर ऐसे खड़ा करके इस रोड को खड़ा करके उस गेंद को डाला हुआ है तो ग्लोब है ही नहीं। आपको बता दूं, एक्चुअल में ग्लोब क्या है? एक्चुअल में ग्लोब वो है जो पृथ्वी की एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पर शो किया गया है। मैंने अभी बताया कि ग्लोब पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल है। ये मॉडल तभी होगा जो पैंदा बॉटम बना हुआ है ना उस ग्लोब पे, ऐसे 30 डिग्री के एंगल के ऊपर वायर खड़ा किया गया है और उसमें वो गेंद फंसाई गई है, तब तो वो ग्लोब क्या है?
पृथ्वी का मॉडल है, नहीं तो नहीं है। अब यहां देखो, ये चीज आप देखेंगे, ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहां मैं आपको बता रहा हूं पृथ्वी अपनी एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री का। थोड़ा सा सोचना आप इस काल्पनिक मॉडल के बारे में। मैंने अभी आपको बताया कि सीधा करके उसमें डाल दिया हमने गेंद को, तो वो ग्लोब है ही नहीं। 30 डिग्री से कम कर दिया तो भी ग्लोब नहीं है, और 30 डिग्री से ज्यादा कर दिया तो ऐसा क्या मैजिक है इसमें? तो देखो यहां ये पृथ्वी की एक्सिस है, क्या है? पृथ्वी की एक्सिस है, और ये 30 डिग्री के कोण पे ये झुका हुआ है। पृथ्वी की एक्सिस है, पृथ्वी अपनी इस एक्सिस के साथ कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? 30 डिग्री पर, सॉरी 23.5 पर। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी अपनी एक्सिस के साथ कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? 23.5 पर। इस बात को थोड़ा सा उल्टा कर ले अगला, कि पृथ्वी ध्रुवीय एक्सिस के सापेक्ष कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? सिर्फ सोचने की बात है। अरे ये पढ़ा, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये ध्रुव है, पोल है, ये पृथ्वी की एक्सिस है, टोटल 90 डिग्री है, ये 23.5 है, तो ये कितना बच गया? 66.5। समझ गए क्या आप? तो दो बातें हैं इसमें, कि पृथ्वी अपनी एक्सिस के साथ 23.5 पर झुकी हुई है, तो ध्रुवीय एक्सिस के सापेक्ष 66.5, बिकॉज ऑफ पृथ्वी की एक्सिस और ध्रुवीय एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो आप ये रट के जाओगे और आपने पृथ्वी की एक्सिस और ध्रुवीय एक्सिस में ध्यान नहीं दिया, तो सवाल का राम नाम सत्य है। और ऐसा सवाल आपको गाइड में मिले, मेरे हिसाब से रेयर केसेस में मिलेगा आपको, ध्रुवीय एक्सिस के सापेक्ष। लेकिन जब एग्जाम आप देखोगे तो उसमें ऐसा मिलेगा आपको। क्लियर हो गई बात? अब देखो, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, क्या होता जब पृथ्वी अपनी एक्सिस के सापेक्ष 90 डिग्री के कोण पर खड़ी होती? मतलब ये नीचे तल है, एक्सिस 30 डिग्री पर अटकी हुई, सॉरी 23.5 डिग्री पर अटकी हुई है, और ये 90 डिग्री पर यूं खड़ी होती, तो क्या होता है? देखो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो सूर्य इस लाइन को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता, और दक्षिण में भी इस लाइन को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता। मतलब साल भर सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच झूलता रहता है। न कर्क रेखा को क्रॉस करके उत्तर में जा सकता है, और न मकर रेखा को क्रॉस करके दक्षिण में जा सकता। इसका मतलब सूर्य की किरणें पृथ्वी के कौन से भाग पर सीधी पड़ सकती हैं? कर्क से मकर रेखा के बीच। इससे आगे ये जो धरातल है, पृथ्वी का पार्ट है, उस पार्ट के ऊपर सिर्फ तिरछी किरणें ही पड़ सकती हैं, सिर्फ तिरछी किरणें ही पड़ सकती हैं, क्योंकि इसको आगे मार्च करके क्रॉस करके ये जाता ही नहीं है। क्लियर हो गई ना बात? अब देखो, एक सिंपल सा सवाल जो आप बार बार पढ़ते हो, कि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के दक्षिणी छोर को छूकर गुजरती है, ठीक है? ये राजस्थान है, ये यहां बांसवाड़ा है, और यहां क्या है? कर्क रेखा है। यही है ना? राजस्थान का दक्षिणतम छोर क्या है? बांसवाड़ा है। अब आप ये बताएं कि राजस्थान के कितने जिले हैं उनमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ सकती है? सिर्फ एक जगह। बाकी सारा, भाई ये कर्क रेखा है और बांसवाड़ा यहां है, और तो राजस्थान पूरा इससे ऊपर रह गया। तो राजस्थान के पूरे भौगोलिक क्षेत्र पर साल भर सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती हैं, इवन मई और जून में भी। मई और जून में चिलचिलाती धूप में अपन परेशान होते हैं, वो भी खाली सूर्य की टेढ़ी किरणें ही है, वो भी सीधी नहीं है। वो यहां है और हम यहां हैं।
सिर्फ राजस्थान का दक्षिणतम सीमावर्ती इलाका जो बांसवाड़ा का है उसमें केवल सूर्य की किरणें, और वो भी थोड़े से टाइम के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य का मार्च जो है वो इन अक्षांश रेखाओं के साथ कैसे होता है। क्लियर होगी नहीं ये बात? अब देखो ये 21 मार्च और ये 23 सितंबर, इन दोनों डेट को सूर्य इस लाइन के ऊपर होता है भूमध्य रेखा पर, और सूर्य जिस तिथि को, दो ही डेट को रहता है, ठीक है, सूर्य सेंटर में 2 ही दिन रहता है, बाकी भटकता रहता है इस लाइन से। तो साल में 2 ही दिन ऐसे होते हैं जिसमें पूरी दुनिया में दिन रात की अवधि बराबर होती है। क्यों होगा? देखो जैसे ये मैंने हाथ कर रखा है ना, ध्यान से देखना इसको, ये 0 डिग्री अक्षांश है। जैसे ही सूर्य इससे इधर आ जाएगा तो इस हाइट की छाया इधर पड़ेगी, इधर आ गया तो इधर पड़ेगी। यहाँ सूर्य है तो पृथ्वी के स्लोप से बराबर। समझ में आ गई बात? अब जैसे कहते हैं ना कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात, तो दिन तो 2 ही है वहां। एक ध्रुव के ऊपर देखो, यहां 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य यहां है तो इधर दिन भी होगा और रात भी होगी, और इधर दिन भी होगा और इधर रात भी होगी। अब एक बार जैसे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य डल गया तो 6 महीने बाद वापस आएगा। देखो इन दोनों डेट के बीच 6 मंथ का गैप है। एक बार इधर डल गया तो इधर मान लो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य डल गया तो वापस भूमध्य रेखा में कितने टाइम बाद आएगा? तब तक दक्षिणी ध्रुव के ऊपर छाया ही रहेगी, रात ही रहेगी। फिर इधर डल गया, समझ आ गई बात? इधर डल गया तो क्या हो गया? इधर रात हो जाएगी। ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात क्यों है? ठीक है। और दोनों पोल के ऊपर 2 ही डेट ऐसी हैं, 2 ही डेट ऐसी हैं जिन पर दोनों पोल के ऊपर दिन रात एक साथ हो सकते हैं, और वो कौन सी है? 21 मार्च और 23 सितंबर। कारण सूर्य कहाँ होगा? भूमध्य रेखा के ऊपर होगा। क्लियर? अब देखो ये बैटरी लालटेन सूर्य 21 मार्च को यहां है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है। 22 तारीख को यहां, 23 को यहां, 24 को यहां, ऐसे होते 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 एक एक दिन बढ़ते बढ़ते ये 21 जून को यहां आ जाएगा। देखो 21 मार्च से, इसको मैं यहां से मिटाऊंगा 23 सितंबर को एक बार, ये इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 21 मार्च से 21 जून तक ये भूमध्य रेखा से धीरे धीरे बढ़ा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। दिन रात का योग 24 घंटे का होता है। कितना होता है? 24 घंटे का। और जिस गोलार्ध में सूर्य मार्च कर रहा होता है उस गोलार्ध के दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटे। तो देखो अपन कहते हैं कि अपने यहाँ 21 जून का दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटे, क्योंकि 21 जून के बाद में सूर्य वापस भूमध्य रेखा की ओर रुख कर लेता है। समझ आ गई बात? तो देखो 22 जून, 23 जून, 24 जून, ऐसे करते 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 23 सितंबर को वापस यहाँ आ जाएगा, है? ये यहाँ आ गया। देखो अब भी क्या है, ये उत्तरी गोलार्धी है, ये उत्तरी गोलार्धी है। देखो 21 मार्च से 23 सितंबर पहले वो डेट आएगी जिससे इसका मार्च स्टार्ट होता है। मार्च का मतलब पारगमन, घूमना। तो उत्तरी गोलार्ध में घूमने कब निकला? 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर है, 22 से शुरू हो जाएगा और वापस 22 सितंबर तक इधर रहेगा, 23 सितंबर को सेंटर में आ जाएगा। तो ये 6 महीने जो हैं, ये जो 6 मंथ हैं, इन 6 महीनों में दक्षिणी गोलार्ध पर क्या रहे, दक्षिण ध्रुव पर क्या रहेगी? रात रहेगी। और उत्तरी ध्रुव पर क्या रहेगी? दिन रहेगा। फिर 23 मार्च को धीरे धीरे ये इधर बढ़ना शुरू होता है और यहाँ ये कितने तारीख को आएगा? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को यहाँ आ जाएगा। इससे आगे जा नहीं सकता, मैंने आपको बता दिया। फिर वापस 23 दिसंबर से घूमते घूमते 21 मार्च को यहाँ आ जाएगा। अब देखो डेट पूछते हैं,
देखो 21 मार्च से 23 सितंबर, सवाल में वैसे कुछ नहीं बचा है, फिर इसको लिख रहा हूं 23 सितंबर से 21 मार्च तक। क्या है ये? देखो इस अवधि में उत्तरी गोलार्ध में रहेगा ये, तो ये क्या है? उत्तरायण स्थिति, उत्तरायण स्थिति, सूर्य की उत्तरायण स्थिति। एक सेकंड आप होल्ड, रुकना एक बार। कैसे रामरू जी, तो काम से हो गए? अच्छा ठीक है। देखो पहली स्थिति क्या है? उत्तरायण स्थिति। तो उत्तरायण स्थिति की डेट क्या है? 21 मार्च से 23 सितंबर। फिर 23 सितंबर से 21 मार्च दक्षिणायन स्थिति। दक्षिणायन का मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरायण का मतलब उत्तरी गोलार्ध में। समझ आई आगे बात? सूर्य की उत्तरायण स्थिति का मतलब क्या है? सूर्य की उत्तरायण स्थिति के देखो कितने मतलब निकल रहे हैं। उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा या रात? दिन रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होगी या बड़ी? उत्तरी गोलार्ध में रात की अवधि छोटी होगी या बड़ी? दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होगी कि दिन? दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी होंगी, जस्ट उल्टा होगा। समझ आ गई बात? चाहे जितने मीनिंग निकल सकते हैं, सूर्य की उत्तरायण स्थिति की विशेषता है। जैसे मैंने बोली ऐसी विशेषता निकल सकती है, किताब में लिखी हुई है या नहीं कोई मतलब नहीं, जरूरी नहीं है उसका लिखा होना। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। देखो सूर्य की उत्तरायण स्थिति के बारे में सत्य कथन है। अब क्या निष्कर्ष निकलेंगे? सूर्य की उत्तरायण स्थिति 21 मार्च से 23 सितंबर तक। क्लियर हो गई बात? सूर्य की उत्तरायण स्थिति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है। सूर्य की उत्तरायण स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े तथा रातें छोटी होती है। सूर्य की उत्तरायण स्थिति में है रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। सूर्य की उत्तरायण स्थिति, सूर्य की उत्तरायणी स्थिति में सूर्य 21 जून को अपनी पीक बिंदु पर होता है, 21 के बाद में वापस घूम जाता है। सेम ऐसा का ऐसा इधर से स्लोट हो जाएगा। क्लियर हो गई क्या बात है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो क्या है, देखो पर डे के हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब डेट के हिसाब से आपको कई बार सवाल पूछ लेते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध है, अब मान लो मैं दूसरे वे से आपसे पूछ, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन आपसे पूछा जाए, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन है। अब पहला मैं दे रहा हूं 26 मार्च, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं 18 जून। तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं 15 जून। और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं 10 अप्रैल। हैं? 18 जून। देखो पहले ये मार्च से 26 मार्च को यहां होगा ये, और ये 21 जून को यहां है। फिर 21 से जस्ट पहले 20, 19, 18 कितने दिन का गैप रहा? 3 दिन का। इधर इस डेट में कंफ्यूज है तो इस लाइन से 3 दिन पीछे ही है ये। जबकि 15 जून की अपन बात करें तो 18 से फिर 3 दिन 6 दिन पीछे रह गए, ठीक है। इसमें आगे जैसे ये 21 जून है, मैं यहां इसमें 20 जून कर देता, इसमें मैं 20 जून कर दूं तो अब उत्तर क्या हो जाएगा? 20 जून, क्योंकि 21 और 20 के बीच में गैप कितना रह गया? 1। और 18 और 20 के बीच में गैप कितना रह गया? 18 और 21 के बीच में गैप रह गया 3 दिन का। जिस रफ्तार से ये इधर जाएगा उसी रफ्तार से ये वापस आएगा। समझ गए क्या? अब राजस्थान लिखे, कुछ भी लिखे, अगर अपन उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में यही सीन चलेगा। भारत की बात करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस सवाल पर, क्योंकि भारत भी क्या है? उत्तरी गोलार्ध में ही है। सीकर की बात करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शेखावाटी की बात करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको
ये देखना है कि वो टेरिटोरियल मैप जिसकी सवाल में बात की गई है वो है कौन से गोलार्ध में, कहाँ स्थित है वो। उसके बाद तो ऐसा सवाल किताब में हो या नहीं हो, फिर आप सोचोगे कि ये तो किताब में कहीं था ही नहीं। भूगोल में 2 सवाल ऐसे आ रहे हैं। हाँ, तब 21 जून हो जाएगा भाई। मोस्ट पीक पे कहाँ है? मोस्ट उत्तर में, तो 21 जून तो है ही है। अगर 21 जून अगला देगा ही क्यों, आपको कंफ्यूज करना चाहेगा तो 2-5 दिन इधर से डिस्टर्ब करेगा, 2-5 दिन इधर से डिस्टर्ब करेगा। या फिर हो सकता है कि जैसे मई और जून के बीच में सारी डेट किसकी दे दे, अप्रैल की दे दे, तो वहां आपको दूरी इससे देखनी है 21 जून से। 21 जून के सबसे निकट जो डेट है उसको बड़ा होगा। 21 जून के सबसे निकट जो डेट होगी इन 6 महीने में, वो दिन सबसे बड़ा होगा और वो रात सबसे छोटी होगी उत्तरी गोलार्ध में। आपको डिफरेंस काउंट करना अंगुलियों पर भी कर सकते हो, हैं? पहाड़े तो आपको आते नहीं, एकावली तो आती है ना पूरी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हाँ है, अरे इसका तो फैसला एक ही लाइन में कर दिया अपन ने। अगर सवाल में ये लिखा हुआ है निम्न में से, तो आपको उनमें से छांटना है जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, और निम्न में से नहीं है तो आपको इनमें से कोई नहीं करना है। इनमें से कोई नहीं, पर तब सोचना है जब निम्न में से सवाल में नहीं है। वो सवाल अधोलिखित, निम्नलिखित, निम्न, इनका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। जनरली अपन इनको भागते दौड़ते पढ़ के निकाल देते हैं कि निम्न में से का तो कोई मतलब होता ही नहीं है ना, मतलब ही इनका ही होता है। निम्न में से दे दिया, जैसे इस सवाल की बात करें, निम्न में से दे दिया है ना, जैसे इस भाषा में दिया है, तब तो 21 जून उत्तर आएगा। और इस सवाल को मैंने इनमें से, मेरे कहने का मतलब है इनमें से, क्योंकि मैंने इनमें से कोई नहीं दिया ही नहीं, इसका मतलब अगले ने जो दिया उन्हीं में से पूछा है। तो कई बार देखो इनमें से कोई नहीं देगा तो आपको क्या देखना है कि इस सवाल में निम्न में से है या नहीं है, और चारों ऑप्शन फुलफिल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में निम्न में से दिया होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अगले ने आपको स्पेस ही नहीं दिया इनमें से कोई नहीं सोचने का। ठीक है, सूर्य 6 महीने इधर रहेगा, 6 महीने इधर रहेगा। क्लियर हो गई बात? मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखाओं का जो महत्व है ज्योग्राफी में, वो है टेम्परेचर, ताप वितरण का अध्ययन करना। ठीक है, अब ताप वितरण की अपन बात करें तो टेम्परेचर के हिसाब से आप ग्लोब को या नक्शे को कितने भागों में बांट कर पढ़ते हो? देखो, सोचना है आपको क्या है। ये वापस अपन ने ग्लोब बना लिया, ये 0 डिग्री है, अक्षांश ही है, ताप की बात कर रहे हैं तो, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इस फील्ड में साल भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी सी रहती है, समझ गए? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। अब यहां से देखना, देखो एक बात की 1000 भाषाएं हो सकती हैं, सवाल यहीं से होते हैं, लेकिन हर बार जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य की उत्तरायणी स्थिति में कितनी बातें लिखी हुई हो सकती हैं, वो आपको समझने की बात, अगला कुछ भी लिख सकता है उसमें। यहां साल भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी रहती हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। ठीक है, और यहां ये 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, देखो ये पूरा फील्ड जो मैंने आपको बताया है, ये कैसा है? उष्णकटिबंध है। फिर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 से 66.5 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 से 66.5। ये बेल्ट कैसा है? शीतोष्ण कटिबंध। ये फील्ड और ये फील्ड क्या है? शीतोष्ण है। अभी देखना 25% ज्योग्राफी आ जाएगी इसमें,
समझोगे तो आप 25% चैप्टर इसको सीधा टच करेंगे। ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, इसके बाद में 66.5 से 90 डिग्री तक या ध्रुव तक, ध्रुव का मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक, ये जो है ये है शीत कटिबंध। क्या है? शीत कटिबंध। अब इनमें आपको जो चीज देखनी है, देखो इधर ठंडी बर्फ है दोनों ध्रुवों के ऊपर, तो शीत पवनों का प्रेशर रहेगा इधर। मैंने बताया कि मौसम या वातावरण से संबंधित सारे बदलाव किसकी वजह से होते हैं? ताप की वजह से। ताप की जो प्लेट है वो कितने टाइप की देख ली अपन ने? 3 टाइप की। इधर से ठंडी हवाएं प्रेशर देंगी, इधर से, अब ये देखो ये तो इसको बांटने वाली है ही कि, अब ये इधर से गर्म और इधर से इधर गर्म। अब देखो शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण। समझ में आ गई बात? अब मैं सीधे सवाल पे आता हूं। राजस्थान की जलवायु है, इधर देखना, राजस्थान की जलवायु है, ठीक है। राजस्थान की जलवायु है में पहला शीत कटिबंधीय, दूसरा शीत को हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं, एक पहला है उष्ण कटिबंधीय, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय, तीसरा है उप शीत कटिबंधीय और चौथा है उपोष्ण कटिबंधीय। क्या होगा? अरे पहले मैंने आपको बताया राजस्थान जो है वो कर्क रेखा के ऊपर ही है, तो ये 23.5 तक क्या रह गया? उष्ण रह गया। तो देखो उष्ण नहीं हो सकता, उष्ण से तो पूरा बाहर है। शीत कटिबंध की शुरुआत होती है 66.5 से, तो राजस्थान का कितना पढ़ते हो आप? 23.5 से 30 तक, 66.5 बहुत दूर है, तो शीत का भी कोई सवाल ही नहीं है। अब उपशीत, उप का मतलब होता है निकट। देखो उप का मतलब हमेशा क्या होता है? निकट। अब शीत के निकट लगा हुआ है और उष्ण के निकट लगा हुआ है, तो 30 से 23.5 से 30 डिग्री अक्षांश जो है, उत्तरी अक्षांश, वो किसके निकट है? उष्ण के निकट है। भाई उष्ण को टच ही कर रहा है। शीत 66.5 से शुरू होगा, जबकि राजस्थान 30 पे ही खत्म हो जाता है, तो शीत के निकट जाने का तो सवाल ही नहीं है। उप का मतलब ध्यान में रखना है निकट, और किसके निकट? शीत और उष्ण में से किसके निकट है? तो एडजेक्ट राजस्थान का जलवायु जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय है, न शीत कटिबंधीय है और न उष्ण कटिबंधीय है और न शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब है शीत और उष्ण दोनों की परिस्थितियों का ठीक से मिश्रण हो। तो यहां देखो 30 पे ही राजस्थान का मैप खत्म हो जाता है और ये शीत कटिबंध की स्थिति वो 66.5 पर जाके शुरू होती है, ठीक है। अब देखो उपशीत, ठीक है, और उपोष्ण, ये दोनों ही किसके 2 पार्ट हैं? ये दोनों ही शीतोष्ण के 2 पार्ट हैं। 23.5 से 66.5 के बीच मैंने आपको क्या बताया है? शीतोष्ण बताया है, और शीतोष्ण को फिर 2 भागों में बांटते हैं। उपशीत मतलब 66.5 के ज्यादा नजदीक है या 23.5 के ज्यादा नजदीक है। उप का मतलब समझ गए ना आप? उप का मतलब होता है निकट, ठीक है, कहीं भी। और बताओ देखें, उपनयन क्या मीनिंग निकला है? उपनिषद पढ़ते हो ना? निषद का मतलब होता है गुरु और उप का मतलब होता है निकट। तो उपनिषद का मतलब क्या हो गया? गुरु के निकट है। तो यहां मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाए तो कर लोगे आराम से, क्लियर हो गई बात।
दूसरी बात इसमें जो सवाल पूछा जाता है, अब 1 बाय 1 सवाल मैं आपको बता रहा हूं। अगला सवाल देखो, किताब या चैप्टर की कोई जरूरत नहीं है, सवाल यहां मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं। आपसे सवाल ये पूछा जाए कि राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में सदाबहार वनस्पति की उत्तम संभावनाएं हैं? सदाबहार वनस्पति की उत्तम संभावनाएं हैं। अब आपकी किताबों का चालीवाड़ा है, यहां से किताब लिखने वाले मतलब क्या लिख देते हैं वो। देखो, सदाबहार वनस्पति की सर्वोत्तम संभावनाएं भूमध्य रेखा के आसपास है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सदाबहार वनस्पति की संभावनाएं कम होती जाती हैं। राजस्थान का कौन सा जिला है जो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक पड़ता है? हो गया ना फैसला? हो गया फैसला? दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान के किस जिले का औसत ताप सर्वाधिक है? सिंपल सी फाइंडिंग होने दो इनकी। अब मैं बता रहा हूं आपको, औसत ताप भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा पृथ्वी का, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी बढ़ती जाती है, औसत ताप कम होता जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक औसत ताप किस जिले का है? बांसवाड़ा का। चूरू का ताप सर्वाधिक नहीं है, तापांतर सर्वाधिक है। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू है। तापांतर का मतलब क्या है? देखो, पानी और भूतल की अपन तुलना करें, भूखंड की, तो पानी जो है वो धीरे गर्म होता है और धीरे ठंडा होता है। जैसे अपने यहाँ पानी का मतलब गिलास में या ऊपर कोई वो प्लास्टिक के टैंक में बाथरूम पे पड़ा, उस पानी से मतलब नहीं है। भूगोल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, महासागर और महाद्वीपों की अपन बात करते हैं, तो किसी भी महासागर के ऊपर पूरे दिन महासागर के तल पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती रहें तो भी अधिकतम कितना टेम्परेचर बढ़ा सकती हैं? 1 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम 1 डिग्री सेल्सियस। और पूरी रात भर बर्फ पड़ती रहे तो भी महासागर का कितना टेम्परेचर गिरा सकती है? 1 डिग्री। जबकि जमीन जो होती है, भूखंड, दोपहर में 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और रात के बाद सुबह 4-5 बजे तक एकदम ठंडी हो जाती है। तो चूरू की सिचुएशन समझ में आ गई। औसत ताप पूछा है तो देखो, दिन में मान लो चूरू में 50 डिग्री तक जा रहा है, तो रात को -6 तक भी तो जा रहा है। इन दोनों को जब आप जोड़ के 2 का भाग दोगे तो एवरेज तो वहीं आ जाएगा। औसत ताप किसको कहते हैं? औसत ताप कहते हैं दिन, किसी भी स्थान के लिए औसत टेम्परेचर क्या होता है? उस स्थान का दिन में अधिकतम टेम्परेचर, पूरे दिन में अधिकतम टेम्परेचर किसी भी टाइम जो होता है वो, प्लस रात का न्यूनतम टेम्परेचर, उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है, वो होता है औसत तापमान। तो चूरू वाला नेगेटिव पॉजिटिव होकर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो गर्मियों में औसत ताप जो है ये लिख दिया जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। सिर्फ गर्मियों की बात कर रहा है। गर्मियों का मतलब है जब सूर्य अपनी उत्तरायणी स्थिति में होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, समझ गए ना आप, तब उत्तर क्या है। लेकिन पूरी साल का औसत वार्षिक ताप पूछा जाता है, उसमें आपको उत्तर क्या देना है? बांसवाड़ा ही देना है। क्लियर हो गई बात? तीसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको एक बागवान होने के नाते राजस्थान के किसी जिले में रबड़ की खेती करनी है, किसी खेती रबड़ के पेड़ लगाने हैं आपको, तो आप किस जिले का चुनाव करोगे? बांसवाड़ा का। बिकॉज ऑफ दुनिया का मोर देन 90% रबड़ जो है वो भूमध्य रेखा के प्रदेशों में होता है, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जा हैं। हाँ, तो ये भूमध्य रेखा के आसपास के फील्ड हैं जहाँ दुनिया का अधिकांश रबड़ पैदा होता है। तो रबड़ की स्थिति जो है कमजोर होती जाती है। क्यों?
अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा इन सब का एक ही लाइन में रीजन। फल उत्पादन की बात की जाए, फल उत्पादन की बात करें तो फल उत्पादन की सर्वाधिक संभावना कहां होती है? हैं? देख, भूमध्य रेखा के आसपास। तो देखो आप केला, आम, इन फ्रूट्स के, नारियल के, इनके जो उत्पादक कंट्रीज है वो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? भूमध्य रेखा के आसपास मिलेंगे। और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी फ्रूट प्रोडक्शन की स्थिति क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। अभी तक मैंने जितनी सारी बातें आपको बताई है उन सब का कारण एक ही है। इन सब के लिए अनिवार्य स्थिति क्या है? अनिवार्य स्थिति है उच्च ताप तथा उच्च आर्द्रता। उच्च ताप तथा उच्च आर्द्रता। तो भूमध्य रेखा के आसपास उच्च ताप इसलिए है कि सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है, और उच्च आर्द्रता, भूमध्य रेखा के आसपास अधिकांश महासागर है, तो उस गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता रहता है। तीसरी बात, अच्छे फल उत्पादन वगैरह के लिए, अच्छे पेड़ों के लिए हवा या आंधी या तूफान ये क्या होते हैं? घातक होते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास ये लगभग नगण्य है, लगभग नगण्य। ये देखो, अभी थोड़ी देर बाद में मैं कुछ चीज़ें हवाओं की बात करूंगा, वहाँ सब समझ में आ जाएगा। तो देखो, उच्च ताप, उच्च आर्द्रता और निम्न हवाएं, ये फल उत्पादन के लिए, रबड़ उत्पादन के लिए क्या है? अनुकूल परिस्थितियां। और ये सारी परिस्थितियां कहाँ हैं? भूमध्य रेखा के आसपास है। क्लियर हो गई बात? किससे पढ़ रहे हैं? अक्षांश रेखाओं से। ठीक है। इसके बाद में देखो, जैसे अपन वनस्पति की बात करें तो राजस्थान की उष्ण कटिबंधीय वनस्पति की संभावना किधर है? अब देखो, आप पढ़ोगे कि उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति कहाँ है, उत्तर आपके सामने पड़ा है। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में 23.5 डिग्री के आसपास, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो एरिया है, यहाँ आपको कैसी वनस्पति मिलेगी? उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को क्या करती है। और राजस्थान की अधिकांश वनस्पति कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण या उपशीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है, यहाँ ध्यान रखना। कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है। तो जैसे किसी भी पेड़ का नाम दे दिया, मान लो खेजड़ी का नाम दे दिया, तो खेजड़ी कैसा पेड़ है? उपोष्ण कटिबंधीय। फैसला हो रहा है ना? रोएडा कैसा है? बन रहा है ना भूगोल। तो आराम से इसको दिमाग पर लोड नहीं लेना है, किताब को बढ़ने दो अंदर। ठीक है। दोबारा इस डायग्राम को मैं बना रहा हूं, अगली चीज जो आपको मैं बता रहा हूं। ये देखो, यहां वही वापस अपने को अक्षांश रेखाएं लेकर चलना है। टेम्परेचर मतलब क्या क्या बना देता है? सब कुछ ताप की वजह से बन रहा है। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर, इधर देखना, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। देखो, ये आरपीएससी का फेवरेट सवाल है। तीनों भर्तियों में से एक में पक्का आएगा। आगे 3 भर्तियां जो भी होंगी उनमें से एक में पक्का सवाल आएगा। अभी जो चार्ट बता रहा हूं उसमें से कभी चूकता ही नहीं है। मतलब 6 महीने से इस सवाल को एक एग्जाम में कन्फर्म पूछते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं पृथ्वी पर हवाओं का चलना, जमीन पर हवाएं जो चलेंगी हैं वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी, चाहे राजस्थान की बात करो, चाहे भारत की बात करो, चाहे आप विश्व की बात करो। ये 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में, देखो नींद आने लग जाए ना तो बीच में ब्रेक कर लेना, अपन इसको बंद करके ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि लिखते नहीं हो तो मुझे पता है आपका शरीर रेस्ट मांग रहा है। बबीता ऐसे सिर हिला रही है जैसे बेरिंग लगा हुआ है गर्दन में है। यहां देखो, इस फील्ड को कहते हैं डोलड्रम, भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? डोलड्रम। ठीक है। इसके बाद में अब अभी अपन 23.5, 66 उनसे बात कर रहे थे। अब इसके बाद में मैं यहां बात कर रहा हूं, ये 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी से 35 डिग्री ऊपरी तो जाएंगे, 0 से 90, 0 से 90 ये मैं पहले बता चुका। 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया नहीं है। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, ये 60 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री
उत्तरी अक्षांश तक। सेम इसी रेंज में अपन नीचे देखेंगे, ये 30 और ये 35 डिग्री। अब यहाँ क्या लिखेंगे, दक्षिणी अक्षांश। ये यहाँ 60 से 65, ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हो गया ना। अब ये रेंज मैं आपको बता रहा हूं हवाएं। अब आपको खाली यही देखना है कि जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत की हवाएं निकल आएंगी। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अपन 23.5 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पड़ते हैं, तो राजस्थान की रेंज में राजस्थान का फैसला हो जाएगा। ये तो पूरी दुनिया की बता रहा हूं मैं। अब हवाएं दो प्रकार की होती हैं, कौन सी होती हैं? एक तो वो होती हैं जिनका रुख कोई नहीं बदल सकता, और एक वो होती हैं जिनको कोई भी जब चाहे जिधर चाहे चला दे। समझ रहे हो ना? मतलब जैसे एक तो हवा का रुख जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं, और एक ऐसी हवाएं जिनका रुख कोई नहीं बदल सकता। पृथ्वी के ऊपर हवाएं स्थायी और अस्थायी, हवा बोल दो, पवन बोल दो, ठीक है ना। पवन शब्द ज्यादा उचित रहता है इसके ऊपर, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं कि ताप और दाब, मैंने कहा था कि सारा खेल किसका है? टेम्परेचर का है। टेम्परेचर ही किसको डिसाइड करेगा? प्रेशर को डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो यहां देखो पवन की जब अपन बात करते हैं तो ये पवने देखो टेम्परेचर में और प्रेशर में रिवर्स रिलेशन होता है, उल्टा। एक के बट्टे में लिखते क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जैसे ये 10 है तो 10 का उल्टा क्या होगा? 1/10 होगा। किसी भी चीज को एक के बट्टे में लिख देते हैं तो वो विलोम संबंध हो जाता है, उसका उल्टा संबंध हो जाता है। तो यहां देखो मैंने आपके सामने जो लिखा है कि ताप में और दाब में कैसा संबंध है? उल्टा है। ताप बढ़ेगा, दाब घटेगा, दाब बढ़ेगा, ताप घटेगा। समझ गए आप? इसलिए किसी के ऊपर प्रेशर लाना है, अपन किसी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं तो कभी भी अपने को गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म हो रहे हैं इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब दाब क्या हो रहा है? घट रहा है। किसी को प्रेशर में लेना है तो बिल्कुल कूल रहे, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। जैसे अपन रसोई के सिलेंडर में बोलते हैं गैस सिलेंडर है, जबकि एक्चुअल में उसमें होता क्या है? लिक्विड होता है। हम उस हवा के ऊपर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है। देखो कितनी ठंडी आती है, हैं? ये उस रसोई गैस सिलेंडर की बात ही नहीं है, सृष्टि के हर मैटर पर यह चीज लागू होगी। टेम्परेचर और प्रेशर में रिवर्स रिलेशन होता है। अब देखो अपन बात करते हैं पवन की या हवा की, तो देखो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। देखो हवा का रुख कौन तय करता है? दाब। और अगर हमें हवा का रुख डिसाइड करना है तो हमें दाब बढ़ाना है, और दाब बढ़ाना है तो ताप घटाना है, मतलब खुद को कूल रहना है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। हवाओं का रुख वही बदल सकते हैं जो अपने दिमाग को ठंडा रखते हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ये तो भाई उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, इसका मतलब टेम्परेचर की बात करें तो ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर चलेंगी। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर या निम्न ताप से उच्च ताप की ओर चलेंगी। क्लियर हो गई बात? अब देखो मैंने आपको बताया कि स्थायी और अस्थायी की अपन बात करते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल पूछते हैं, वहां अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन शाम के समय झील के किनारे खड़े होते हैं, ठीक है। चाहे दिन में खड़े हो जाओ धूप में, हवा तो ठंडी ही लगेगी। झील के किनारे खड़े होंगे तो लगने वाली हवा हमेशा ठंडी ही होगी, लेकिन इसमें हमेशा कमाल झील का नहीं होता, ये भी बता दूं मैं आपको।
इसमें हमेशा कमाल झील का नहीं होता है। जैसे आप यहां खड़े हो, अब आपको इसको, ये झील है, इसके किनारे पर प्रिंस खड़ा है? इसके किनारे पर प्रिंस खड़ा है। अब इसको हवा ठंडी लगेगी, वो झील का कमाल है या नहीं, ये डिसाइड करेगा कि प्रिंस कौन से टाइम पे वहां खड़ा है। अगर दिन में आप यहां खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हो और रात को यहां खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हो, तो लगने वाली ठंडी हवा का कमाल अलग अलग है। अभी मैंने आपको बताया कि पानी, इधर पानी है और इधर क्या है, थल है, जमीन है, और इधर क्या है, जल है। मैंने आपको बताया कि जल के टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन स्थल जल की तुलना में जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। ठीक है। अब अगर प्रिंस दिन में यहां खड़ा है, दिन में यहां खड़ा है, तो कंपैरेटिवली थल क्या है, गर्म है, मतलब टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। अब देखो, हवाएं लो टेम्परेचर से, तो यहां कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम है। ये देखो, दिल में अगर आप जल और स्थल की संधि पर खड़े हो, चाहे झील के किनारे खड़े रहो, चाहे महासागर के किनारे, कहीं भी नदी के किनारे, दिन की बात कर रहे हो, तो देखो हवाएं किधर से किधर, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर चलती हैं, और दिन में निम्न ताप किसका होता है, जल का। तो दिन में प्रिंस को ठंडी हवा लग रही है, ये झील का कमाल है। इसको अपन कहेंगे जलीय पवने, मतलब पानी से स्थल की ओर चल रही है हवाएं। दूसरी एक सिंपल सी बात आपको मैं बता दूं कि किसी भी हवा का नामकरण करते हैं तो कैसे करते हैं। हवा का नाम उस स्थान पर पड़ता है जहां से वो चलना शुरू होती है। हवा का नाम उस स्थान पर पड़ता है जहां से वो चलना शुरू होती है, न कि उस स्थान के नाम पर जहां वो चलकर जाती है। चली कहां से, पानी से, जलीय है। तो चाहे आप सागरीय, महासागरीय, जलीय, झीलीय कुछ भी लिख दो, तो हम किसी भी जल सोर्स के पास दिन में खड़े हैं तो हवा जल से थल की ओर जाएगी, क्योंकि हवाएं निम्न टेम्परेचर से उच्च टेम्परेचर की ओर या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ये जलीय पवनें चलती है। ठीक है। तो जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए उल्टा कि जलीय पवनें चलती हैं दिन में, रात में, दिन रात, इनमें से कोई नहीं, इससे सिंपल क्या पूछेगा, दिन में। क्लियर हो गई। दूसरी बात, मान लो कि अब प्रिंस आ गया यहां रात को, ठीक है, रात को आ गया, कंपैरेटिवली थल जो है वो जल्दी ठंडा होता है, ये ठंडा हो गया, थल जो है तो ठंडा हो गया, तो यहां टेम्परेचर क्या हो गया, यहां टेम्परेचर कम हो गया तुलना में इस झील के यहां। तो हवाएं लो टेम्परेचर से उच्च टेम्परेचर की ओर चलती है। अब शाम को झील के किनारे खड़े हैं तो वो कमाल उस पानी का नहीं, उसके पास की मिट्टी का है। तो महाद्वीप से महासागर की ओर, थल से जल की ओर, समझ गए। हवाएं कब चलती हैं, रात को। तो सीधा सवाल पूछते हैं कि स्थलीय, महाद्वीपीय या जो कंटिनेंटल पवनें हैं वो कब चलती हैं, रात को चलती हैं। कारण टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से ही प्रेशर बदलता है। क्लियर हो गई बात। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा सवाल, ये सब सवाल पूछते हैं, आप इनको एग्जाम्पल मत समझना, मतलब जलीय पवनें कब चलती हैं, स्थलीय पवनें कब चलती हैं। दूसरा देखो, मैं आपको बताऊं, ये दो पहाड़ हैं, ये इनका शीर्ष है, शीर्ष का मतलब ही पर्वत होता है, और ये क्या है, इसकी घाटी है। दो पहाड़ों के बीच तंग या कंजस्टेड जगह को क्या कहते हैं, वैली या घाटी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, हवाएं यहां से इधर भी चलती हैं और यहां से इधर भी चलती हैं, वही फैसला करना आपको। ये ऊपर से नीचे, मैंने बताया कि चलने वाले स्थान पर नाम पड़ता है। ऊपर से नीचे की ओर जा रही है वो कौन सी हैं, पर्वतीय पवनें।
और नीचे से ऊपर की ओर चल रही हैं, वो कौन सी हैं? घाटी पवनें। ये घाटी पवन की दिशा है, ये पर्वतीय पवन की दिशा। अब आपको दिन रात डिसाइड करना है, ठीक है। तो देखो, जैसे ही सूर्योदय होगा, मतलब दिन की बात करेंगे, सूर्योदय होते ही पहाड़ों के ये शीर्ष क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं, और इनकी घाटी में या तलहटी में दोपहर तक छाया बनी रहती है। तो दिन में यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया? उच्च हो गया, दिन की बात कर रहे हैं, और नीचे क्या हो गया? निम्न हो गया। तो दिन में यहाँ ठंड है, दाब ज्यादा है, तो दिन में कौन सी पवनें चलेंगी? घाटी पवनें। घाटी पवनें चलती हैं दिन में। पर्वतीय पवनें सूर्यास्त होते ही ये पर्वतों के शीर्ष तुरंत ठंडे हो जाते हैं। तो जैसे ठंडे होंगे तो यहाँ की बजाय अब घाटियां जो है वो रात को 12-1 बजे तक जलती रहती हैं। घाटियां लेट गर्म होती हैं और लेट ही ठंडी होती हैं। तो रात को शीर्ष से घाटी की ओर चलती हैं। तो शीर्ष या पर्वतीय पवनें कब चलती हैं? रात को। क्लियर होगी बात? ऐसे अस्थायी पवनें जो हैं, इसके अलावा जैसे मानसून क्या है? एक अस्थायी पवन है। मानसून क्या है? एक अस्थायी पवन है। तो अपने यहाँ मानसून किधर से किधर उड़ता है? अरे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से उड़ता है, गर्मियों में उड़ता है, हैं? और मैंने अभी बताया कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर चलता है। तो मई के एंड में या जून के महीने में भारत से भी उत्तर में तिब्बत और पामीर का पठार है, उसके ऊपर सूर्य एकदम सीधा पड़ता है। तो पत्थर पर सूर्य अगर दिन भर सीधी किरणें डालेगा तो क्या होगा आपको पता है? टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब इधर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, बजाय किसके? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के, ठीक है। तो वहां जो भाप उठेगी वो एक पवन ही है। मानसून एक अस्थायी पवन है। जैसे अभी मैं ये पर्वतीय, घाटी, जलीय, थलीय ये पवनें पढ़ा रहा था, ये अस्थायी है। दिन में दिशा किधर और हो जाती है और रात को दिशा किधर और हो जाती है। ऐसे ही मानसून जो है वो एक अस्थायी पवन है। रीजन समझ में आ गया होगा? मानसून क्या है? एक अस्थायी पवन है। इसकी डायरेक्शन ताप और दाब से डिसाइड होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपसे पूछा जाए अस्थायी पवनों के एग्जाम्पल, तो कई बार सीजन, जैसे अपने यहाँ लू चलती है, तो लू क्या है? अस्थायी पवन है। या ऑस्ट्रेलिया में गर्म हवाएं चलती हैं, विली विली। ऐसे रॉकीज पर्वत के डालों पर चिनूक है। अपने पूर्वोत्तर स्टेट में नागालैंड और असम में नार्वेस्टर, न्यूजीलैंड में नार्वेस्टर। लेकिन इन नार्वेस्टर में फर्क है। न्यूजीलैंड की नार्वेस्टर पवनें कैसी हैं? गर्म हवाएं। और अपने पूर्वोत्तर स्टेट में चलने वाली नार्वेस्टर क्या है? ठंडी हवाएं। तो जितने भी सीजनल हवाएं अपन पढ़ते हैं, मानसून सहित सारी की सारी क्या है? अस्थायी पवनें। किससे डिसाइड होती हैं? ताप और दाब से। ताप और दाब को कौन डिसाइड करती हैं? अक्षांश रेखाएं डिसाइड करती हैं। हो गई? तो ये तो है परिवर्तनशील पवनें, ठीक है, जो चलने वाले स्थान पर आधारित होती है। और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अस्थायी पवनों का नाम क्या है? अलग अलग है, ठीक है। जहाँ आप मारवाड़ी में बोला कि पूर्वाई चालगी, उत्तराध चालगी, दक्षिणाध चालगी, क्या है? सब अस्थायी पवनों के नाम है और स्थानीय नाम है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तरह तरह के नाम है इनके, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में स्थायी पवनें 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें 3 प्रकार की होती हैं पूरे ग्लोब के ऊपर। स्थायी पवनों का मतलब है जिनकी दिशा कभी नहीं बदलती है, ठीक है। अभी देखो, सारे सवालों के उत्तर इसी डायग्राम से निकल आएंगे। ये बीच में एक लाइन में आपके सामने खींच देता हूं। देखो, यहां 5 से 5 डिग्री के बीच के फील्ड को भूगोल में क्या कहते हैं? डोल्ड्रम कहते हैं। क्या है? देखो, साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो टेम्परेचर क्या होगा? अरे आप बोलो धड़ाधड़। टेम्परेचर क्या होगा इस फील्ड में? इस फील्ड की अपन बात कर रहे हैं। इस फील्ड में टेम्परेचर ज्यादा होगा। दाब क्या होगा? कम। दाब, टेम्परेचर अधिकतम, दाब न्यूनतम। दाब न्यूनतम मीन्स हवाओं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है।
देखो उच्च ताप, निम्न दाब, और इस निम्न दाब के कारण नगण्य हवाएं, और इसके अलावा उच्च नमी। उच्च नमी का मतलब आर्द्रता। ये सब किसकी विशेषताएं हैं? डोल्ड्रम फील्ड की। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच डोल्ड्रम की विशेषताएं आ गई। उच्च नमी क्यों है? क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास वर्ल्ड का मैप देखोगे तो पूरा महासागर ही है। बहुत कम मतलब कॉस्ट कंट्रीज की यहाँ लगती हैं, बाकी महासागर ही है ये। तो दिन भर दोपहर तक क्या होता है इस फील्ड में? दोपहर तक, अब आए हुए सारे सवाल बोल रहा हूं, दोपहर तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, महासागरों का पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा, और दोपहर बाद में ऊपर सौरमंडल की ऊपरी सीमा में इस भाप का कंडेंसेशन होगा, संघनन, और दोपहर बाद भयंकर बारिश। दोपहर बाद, लेकिन तूफान नहीं आते हैं क्योंकि दाब नहीं है, हवाएं नहीं चलेंगी, बिल्कुल शांत मूसलाधार बारिश रोज दोपहर बाद। ये किसकी विशेषता है? डोल्ड्रम की विशेषता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो देखो, दोपहर तक चमचमाता सूर्य, पिछली बार आरएस का सवाल बता रहा हूं, दोपहर तक चमचमाता सूर्य, दोपहर बाद मूसलाधार बारिश, और मूसलाधार बारिश के बाद कॉटन क्लाउड्स। कॉटन रुई को बोलते हैं, जैसे एकदम सफेद रुई की बिखरी हुई दिखती है, ऐसे बादल होते हैं। कॉटन क्लाउड्स किसका संकेत है? स्वच्छ मौसम का। मतलब बारिश के बाद जैसे ही रुई जैसे बादल ऊपर दिख रहे हैं, इसका मतलब मौसम एकदम से साफ हो गया, कोई नमी नहीं रही है, पूरी बारिश आ गई है। ये किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? डोल्ड्रम फील्ड की। क्लियर हो गई बात? पहला सवाल। दूसरी बात, ये सारी चीजें किसके अनुकूल है? फल उत्पादन के लिए। किसके लिए? फल उत्पादन के लिए। दूसरा, रबड़ उत्पादन के लिए। ठीक है। तीसरा, दुनिया की सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी। कल एक सवाल बन गया अपने देश में बायोडाइवर्सिटी पर, मोदी के जन्मदिन पर, पढ़ लेना, आने वाली तीनों परीक्षाओं में से एक में मिलेगा आपको वो। मध्य प्रदेश का कुन्नो अभ्यारण्य है, जिसमें नामीबिया से लाकर चीते छोड़े गए हैं। पिछले 12-13 साल से हिंदुस्तान की धरती के ऊपर कोई चीता नहीं था, हमने इंपोर्ट करके, और तो कहाँ है वो? मध्य प्रदेश में। तो आज की डेट में चीता केवल और केवल कुन्नो राष्ट्रीय अभ्यारण्य में, या केवल मध्य प्रदेश में। रट लेना आप इसको, डेट भी पूछ सकते हैं। कितने छोड़े हैं? 6। इंपॉर्टेंट है, यही वो गेस्ट पेपर होता है अगर आप एक दिन का अखबार चूकते हो। हैं 8 है या 6 हैं, जो भी देख लेना, संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कुन्नो, मध्य प्रदेश और नामीबिया, और मोदी का बर्थडे की डेट, ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर एक अखबार चूक रहा है और उसमें से बिल्कुल 1 मिनट में देखने से सवाल सही हो सकता है, फिर भी आप मूर्खता कर रहे हो, तो इस मूर्खता से बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती। न्यूज़पेपर को आप हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है। एक वो चल रहा है, उसमें संघाई शिखर सम्मेलन चल रहा है, एससीओ समिट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो समिट है वो चल रही है। उसमें एक शब्द जुड़ गया आपके जीके में बहुत बड़ा। संघाई सहयोग संगठन के इस समिट में हिंदुस्तान के किस शहर को कल्चरल सिटी के रूप में डेवलप करने का अनाउंस किया गया है? वाराणसी। किसको? वाराणसी को। ये बहुत ही मतलब सुपर डुपर सवाल होते हैं एग्जाम के लिए, तो रोज आप मुश्किल से 2 या 3 लाइनें अखबार में आती हैं, उनको आप कलेक्ट करें। आपके वो 10 करंट अफेयर वाले कहीं नहीं जाएंगे। 8 से लेकर 10 तक करंट अफेयर के जो सवाल आते हैं वो आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपको बता दूं। और चूकोगे, एक दिन के अखबार से भी एक सवाल चूक सकते हो आप। और मैगजीन जो छपती है उनका स्टैंडर्ड आपको पता ही है यहाँ क्या है, वो एक दूसरे की कॉपी करके। क्लियर हो गई? अब देखो, दुनिया की सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी। अब देखो, यहाँ मैंने पहले 3 कटिबंध बताए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है ना? अब देखो, दोबारा देखना है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इनकी बायोडाइवर्सिटी का यही क्रम है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जीव जातियों की सर्वाधिक संख्या। तो दुनिया में 55% के आसपास दुनिया की जो
जंतु जातियां हैं वो किस प्रदेश में? 70% से ज़्यादा उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, और उनमें से भी 55% से ज़्यादा किस में? डोल्ड्रम फील्ड में। जीव जातियों का मतलब है घास फूस, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी में। और बायोडाइवर्सिटी में जीवों की संख्या नहीं गिनी जाती है, जीव जातियों की संख्या गिनी जाती है। ठीक है, तो यहां दुनिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी फील्ड क्या है? डोल्ड्रम। और कटिबंधों में उष्ण कटिबंध। शीत कटिबंधों में बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ध्रुवीय प्रदेशों में रेंडियर जाति के हिरण हैं, कुछ बड़ी मोटी खाल और लंबे बालों वाले समूर या भालू पाए जाते हैं, कुछ चिड़ियाँ पाई जाती हैं, साल नाम की कोई गिनी चुनी मछलियाँ पाई जाती हैं, पेड़ पौधे नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब सूर्य अपनी उत्तरायणी स्थिति में होता है तो गर्मी के दिनों में कभी कभी शैवाल जैसी वनस्पति उस बर्फ के ऊपर पैदा हो जाती है। सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर तीसरी चौथी क्लास में ही तो पढ़ाए जाते थे हैं। वहाँ के लोग डिंगो जाति के कुत्ते को गाड़ी जोतने का काम करते हैं, गाड़ी हाँकते हैं कुत्ते से हैं। इससे भी बड़ी खतरनाक चीज़ आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाने वाली एक जनजाति के बारे में पढ़ाया जाता है। कौन सी है बताओ? देखें, हैं? इग्लू उनका घर होता है। बताओ कौन सी है वो? बर्फीले प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति का नाम नहीं जानते आप? याद कर ले थोड़ी देर, हैं? कभी कभी काम की चीजों को भी याद कर लिया करो, हैं? देखो एक बार फिर बता रहा हूं कि याद नहीं होता। ये ज्योग्राफी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं कभी कोई किताब नहीं पढ़ता हूं, आपको बता दूं, और बड़े अरसे बाद पढ़ा रहा हूं। आप आज आपको सालों बाद, समझ रहे हैं? सालों बाद हम लोग कम से कम 3 साल का टाइम तो हो गया कन्फर्म मुझे ज्योग्राफी पढ़ाए हुए और किताब देखे हुए। क्यों याद नहीं रहता? देखो, पढ़ना है तो इस माइंड को मैनेज करने का एक बहुत बड़ा तरीका आपको बता रहा हूं। ये एक हैंडसेट है। क्या है? हैंडसेट है, ठीक है। और ये जिस कार्ड को सपोर्ट करता है वो मैक्सिमम कैपेसिटी का। जैसे अपन मोबाइल में ठासेंगे, अपन ये कहते हैं कि 8 GB से ऊपर के कार्ड को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर 8 GB से ज़्यादा मेमोरी का कार्ड हम उस हैंडसेट में डालेंगे तो हैंडसेट क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो हैंडसेट उस कार्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको हटाना पड़ेगा। ये आजकल देखो हम लोग जिन एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं दिन भर ऑनलाइन, वो एक्टिविटी क्या होती है कि स्ट्रेस एंड लाइफ मैनेजमेंट। मैक्सिमम रिसर्च एक्टिविटी जो चल रही है वो इसी पर चल रही है, स्ट्रेस एंड लाइफ मैनेजमेंट। हम मतलब कहीं ना कहीं अपना मैनेजमेंट करने में चूक कर रहे हैं। जैसे दिन में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको 10 बार गुस्सा नहीं आता होगा, कम से कम, है? दोस्त से चैटिंग करने के दौरान गुस्सा, खाने की थाली के ऊपर गुस्सा, मार्केट में ठेले से सब्जी ले रहे हैं उस पर गुस्सा है, केले खरीद रहे हैं उस पर गुस्सा, बस में बैठ के जा रहे हैं, ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, उससे स्ट्रेस। समझ रहे हैं आप? देखो, जैसे पहले टाइम में 4 आर्य सत्य पढ़ाए जाते थे। 4 आर्य सत्य जानते हो क्यों पढ़ाए जाते थे? बौद्ध अनुयायियों की ये जो देन मानी जाती है। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब हर आदमी दुखी है, दुख का कारण है। इसका मतलब जिस किसी को दुख है वो दुख बेवजह नहीं है, निश्चित तौर पर उसकी वजह है। तीसरी बात है, दुख का निवारण है। दुनिया की कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जिसका हल नहीं है। और चौथा आर्य सत्य है, दुख निवारण का साधन भी है। इसको आधुनिक स्ट्रेस मैनेजमेंट साइंस क्या कहती है? जिंदगी है,
जिंदगी है और वो यहीं कहीं है, बस ढूंढो। समझ में आ गई बात? जो हमें चाहिए वो हमें हमारे इर्द गिर्द ही है, हमें अन्यत्र कहीं उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। पर हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं दिया तले अंधेरा। हल हमारे पास है और हम उसे पड़ोसी की खिड़की में ढूंढ रहे हैं। वी आर मूविंग इन डार्क, अंधेरे में भटकना कहते हैं इसको। तो सबसे मैं कहता हूं कि 5 मिनट आप हमेशा अपने आप को दें। 5 मिनट, कोई जरूरी नहीं कि पढ़ने वाला आदमी दें, जो खेत में काम करने वाला मजदूर है वो भी स्ट्रेस में, आपको बताऊं मैं। 5 मिनट अगर हम बड़ी ईमानदारी से, शिद्दत से अपने बारे में सोचें और 3 ही सवाल हमेशा सोचते रहो कि मैं क्या हूं, कि मैं क्या हूं, दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, और तीसरा जो मैं कर रहा हूं क्या उसके करने के काबिल हूं। ठीक है, क्या मैं करने के काबिल हूं? अगर आप करने के काबिल हो और ऐसा काम कर रहे हो तो दुनिया की कोई सत्ता आपको हरा नहीं सकती। और आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो करने के लायक ही नहीं हो, तो किसी को हराने की आपको जरूरत भी नहीं है, आप अपने आप ही हारे हुए हो। कल का एक सवाल और इंपॉर्टेंट है सवाई जय सिंह के बारे में, है वो कहाँ चल रही है ये एक वो समरकंद से जुड़ा हुआ एक इश्यू कल के अखबार में था, आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो, इतिहास का सवाल है। अब आप सोचोगे कि अखबार का इतिहास से क्या संबंध है? आप सबके सिलेबस में कौन है? जयपुर का कौन सा शासक था? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह था ना। सवाई जय सिंह के बारे में वहां से अपने साउथ इंडियन एक सांसद ने, फॉर्मर सांसद ने, वहां कोई एक शिलालेख खुदा हुआ था, एक कब्र के ऊपर था या किसी मस्जिद में था, उसका पिक लिया और उसको वायरल कर दिया। कोई गलत नहीं किया ना भाई, अपन किसी मंदिर में जाते हैं, कोई शिलालेख खुदा हुआ है और वहां से उस शिलालेख को क्लिक करके अपन सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। क्या था उसमें? समरकंद के शासकों ने बाबर के वंशजों का नौकर दिखाया है सवाई जय सिंह को। क्या दिखाया है? नौकर। तो या तो आपसे हिस्ट्री में, अब मान लो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही चीज आपसे पूछे, लेकिन सवाई जय सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया और सवाई जय सिंह के समकक्ष जो मुगल शासक है वो इंपॉर्टेंट हो गया। अखबार की वजह से सवाल कहां से बनेगा ये अपने आप अपने को दिख जाता है। समझ गए? तो यहां ये चीज ध्यान में रखना। अब देखो अपन इसकी बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। मैंने आपको बताया कि अब जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी किसमें है? डोल्ड्रम फील्ड में है। धरती के 2 फेफड़े, सवाल पूछते हैं एग्जाम में, धरती के 2 फेफड़े, दोनों फेफड़े किस फील्ड में स्थित हैं? डोल्ड्रम फील्ड में। ठीक है, साइंस कहती है कि बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है और दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। बायां फेफड़ा छोटा होता है और दायां फेफड़ा बड़ा होता है, लेकिन दोनों का काम शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करना है। तो पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले 2 फेफड़े यहां हैं। ये अमेजन बेसिन है और ये कांगो बेसिन है। दुनिया का सबसे सघन वन वाला क्षेत्र है और उसके बाद 2 नंबर पे अफ्रीका का कांगो बेसिन। मतलब इतने घने जंगल, 400-400, 500-500 फीट हाइट वाले पेड़ आज भी इन नदी घाटी क्षेत्रों में अब भी आपको मिल जाएंगे। तो धरती के 2 फेफड़े, ये राइट और वो लेफ्ट, दोनों फेफड़े किस में है? अब आप सोचोगे कि मतलब अपने यहाँ 500 फीट लंबा पेड़ हो जाए तो इन हवाओं से टूटेगा नहीं क्या? मैंने आपको बताया कि डोल्ड्रम में हवाएं नगण्य है, इसलिए उन पेड़ों की हाइट चाहे कितनी भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों चीजें इसमें आपको आ गई। तो यहाँ डोल्ड्रम आ गई बात। अब मैं आपको डोल्ड्रम बता दिया, अब इस पट्टी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इसकी भी साथ ही हो जाएगी। और जब इसकी बात करेंगे इसकी बात साथ हो जाएगी। दोनों गोलार्धों में अलग अलग हैं ये। तो यहाँ इसको अपन क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश।
कितने से कितने डिग्री अक्षांशों के बीच है? दोनों गोलार्धों में है। उत्तरी गोलार्ध में भी 30 से 35 तक और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 तक का जो फील्ड है उसको अपन क्या कहेंगे? अश्व अक्षांश कहेंगे। ठीक है, ये अश्व अक्षांश है। अब यहां मैंने आपको बताया अश्व अक्षांश में इधर से आने वाली ठंडी हवाएं और इधर से आने वाली गर्म हवाएं आपस में मिल जाती हैं, और जहां गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं वहां हाई प्रेशर जोन डेवलप हो जाते हैं। यहां मैंने दाब क्या बताया था? निम्न। यहां दाब क्या हो जाएगा? उच्च। अपने को हवाएं पढ़नी है, प्रेशर को डिसाइड करना हो गया। फिर क्या होता है, इसको अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उप ध्रुवीय। उप का मतलब ध्रुवों के नजदीक, उप ध्रुवीय। और निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। तो यहां प्रेशर क्या हो गया? फिर निम्न हो गया। यहां ध्रुवों पर बर्फ पड़ती है तो प्रेशर फिर क्या हो गया? उच्च हो गया। प्रेशर की 4 प्लेटें मैंने आपको बता दी हैं, डोल्ड्रम, अश्व अक्षांश, उपध्रुवीय और ध्रुवीय। निम्न उच्च, निम्न उच्च। हो गया फैसला? ऐसे इधर चलेंगे, निम्न उच्च, निम्न उच्च। ठीक है, अब देखो यहां इस फील्ड में जो हवाएं चलेंगी, अब देखो यहां अपन 5 से लेकर 30 की बात कर रहे हैं, तो इधर वाले 5 से 30 की बात भी हो जाएगी साथ ही। एरो का निशान का ध्यान रखना, बस ये बड़ी चीज है। जो तीर का निशान में लगा रहा हूं ना, वो देखना। घुमाव देखना इनका, दिख रहा है क्या? अब देखो 2 चीजें हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त और दक्षिणावर्त। ठीक है, देखो इस फील्ड में यहां निशान उल्टा लगा दिया अपन ने, है ना? एरो बाहर की तरफ लगा दिया। ये देखो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, और यहां भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। यहां उच्च दाब है ना, तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगे। इसका मतलब अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की ओर चलेंगे। यहां भी अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की ओर चलेंगे। इसको तीर को मैंने सीधा नहीं करके घुमा दिया, इसका मतलब एक सवाल और इसके साथ ही तय हो गया। देखो यहां डोल्ड्रम के दोनों ओर 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच चलने वाली नियमित या स्थायी पवनों को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। देखना उत्तर अपने आप बन रहा है। इन हवाओं को, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें। दोनों गोलार्धों में चलती है, नियमित है, मतलब साल भर इनकी दिशा समान रहती है। क्लियर हो गई बात? व्यापारिक नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि कंपास की खोज से पहले, कंपास किसको कहते हैं? दिशा सूचक यंत्र को कहते हैं। आज तो अपनी घड़ी, मोबाइल सब अपने को डायरेक्शन बता रहा है, पहले ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। तो इन नियमित पवनों का पता था उन व्यापारियों को, जब जहाज के ऊपर झंडा लगा लेते थे तो झंडे हवाओं की दिशा में बहते थे। तो महासागर, अब देखो पृथ्वी तो बहुत छोटी सी है, आपको पता है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग महासागर है? 71%। तो जब एक बार महासागर में किसी नाव को, शिप को उतार दिया तो फिर जमीन दिखने के दर्शन कई महीनों तक नहीं होते थे। तो उन लोगों को किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये उस झंडे के भाव से पता चलता था। तो व्यापारी लोग दिशा जानने के लिए झंडों का यूज करके इस फील्ड में दिशा का ज्ञान करते थे, इसलिए इनका क्या नाम पड़ गया? व्यापारिक पवनें। ठीक है ना? यहां देखो पहला सवाल, व्यापारिक पवनें कहां चलती हैं? तो अक्षांश के हिसाब से दोनों गोलार्धों में 5 से 30 डिग्री के बीच। हो गया ना फैसला? दूसरी भाषा क्या हो सकती है? व्यापारिक पवनों की दिशा होती है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। ठीक है, तीसरी भाषा, व्यापारिक पवनों की दिशा होती है अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की ओर। फैक्ट निकलते जा रहे हैं ना, अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की ओर। तीसरी बात, अब देखो ये घुमाया है तो घड़ी की दिशा होती है ये, घड़ी ऐसी तो चलती है ना, घड़ी की सुई, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो उत्तरी गोलार्ध इस लाइन के ऊपर देखना,
ये 0 डिग्री एक्सटेंशन है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है क्लॉकवाइज। हो रहा है ना फैसला इस चित्र से अपने आप? क्लियर होगी ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें मैंने किसके बारे में बताई हैं? व्यापारिक पवनों के बारे में। क्लियर? ये पहली टाइप की व्यापारिक पवनें स्थायी पवनें हैं जो किस किस के बीच चलती हैं? डोल्ड्रम और अश्व अक्षांश, लेकिन चलने की दिशा अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की ओर। दोनों गोलार्धों में इनकी दिशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज है और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज। ठीक है। दूसरी दिशा देखो, पवन जो है ये पहली हो गई। दूसरी यहां देखो, ये अश्व अक्षांश उच्च दाब है और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी क्या है? निम्न दाब है। तो यहां से ये पवनें ऐसे चलेंगी। ठीक है। ये एरो का निशान देखो, जस्ट उल्टी पहले वाली से। तो इस दूसरी को मैं नाम दे रहा हूं पछुआ पवनें। ठीक है। अब पछुआ पवनों के कंक्लूजन देखो क्या है? पछुआ पवनें चलती हैं 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, दोनों गोलार्धों में चलती हैं। क्लियर? दूसरी बात, पछुआ पवनों की दिशा या तो ऑप्शन हो सकता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, या हो सकता है अश्व अक्षांश से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। अब इसको वामावर्त और दक्षिणावर्त कौन डिसाइड करेगा? हिंदी में लिख देता हूं। अंग्रेजी तो आपको पहले से बहुत ज्यादा आती है, हैं? ये फैसला आपको करना है। हैं? वामावर्त कौन सी होती है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हैं? आता देखो मुझे भी नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं, लेकिन मैं मेरा लॉजिक बता रहा हूं। हाथ की चक्की किसी ने चलाई है क्या? हाथ की चक्की किसी ने चलाई है क्या? बाएं हाथ से अपन यूं चलाएंगे, वाम का मतलब बायां होता है, बाएं हाथ से यूं चलाएंगे। तो ये क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज। और दाएं हाथ से ये दक्षिणावर्त। अब एक बार इसको देख लो मोबाइल पे, एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं कंफ्यूज हूं खुद भी, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। हैं? वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। देख लो एक बार, मैं खुद कंफ्यूज हूं हिंदी के वर्ड में। हैं? हाँ, तो वामावर्त मतलब फिर ऐसे चलाओगे आप इसको। तो ये दोनों शब्द मीनिंग रख लो ऊपर आप। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टी दिशा में जो होता है ना, क्योंकि वहां आपको यही मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज का होता है वामावर्त और क्लॉकवाइज क्या हो गया? दक्षिणावर्त। ये शब्द आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हो गया यहां तक फैसला? तीसरी बात देखो इसमें क्या है। अब यहां इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एग्जाम का फेवरेट सवाल है। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? पछुआ पवनें। जस्ट उससे उल्टी सिचुएशन मैंने आपको बता दी। तो ये उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब देखो ये जो पछुआ पवनें होती हैं, इंपॉर्टेंट क्या है? तो पछुआ पवनों का सर्वाधिक विकास दक्षिणी गोलार्ध में होता है। देखना इस बात को। देखो पछुआ पवनें यहां भी चलती हैं और पछुआ पवनें यहां भी चलती हैं। इन दोनों में से कौन से फील्ड में ज्यादा डेवलप होती हैं? ये ज्यादा डेवलप होने का मतलब खतरनाक पछुआ पवनें कौन से में चलेंगी? इस दक्षिणी गोलार्ध में। ऊपर वाले में चलती हैं लेकिन उतनी तूफानी हवाएं नहीं है। क्लियर होगी बात? तो ज्यादा खतरनाक पछुआ पवनें कहां चलेंगी? दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहां देखना,
मैं कुछ चीजें नोट कर रहा हूं, उनको देखना आप। ये यहां अपन ने कितने डिग्री लिखा है? 35। 35 के बाद में यहां लिख रहा हूं ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसके बाद में ये 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये 60 डिग्री है ही। ठीक है ना? क्या पढ़ा रहा हूं? पछुआ पवने। ये देखो 40 डिग्री के आगे लिख रहा हूं गरजता 40। 50 के आसपास लिख रहा हूं प्रचंड 50। 60 के आसपास लिख रहा हूं चीखता 60। चीखता 60। देखो पहला सवाल ये पूछते हैं कि गरजता 40 एक भी दे सकते हैं इसमें। गरजता 40 क्या है, प्रचंड 50 क्या है, चीखता 60 क्या है? तो पछुआ पवने है। क्या है? कौन से गोलार्ध में चलती हैं? ये सुविकसित का मतलब है कि यहां चलने वाली पछुआ पवनों से ज्यादा रफ्तार की पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। और जैसे जैसे अपन 40 से 60 की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे इनकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो गरजता 40 पछुआ पवने हैं, उनसे ज्यादा रफ्तार प्रचंड 50 की होगी और प्रचंड 50 से ज्यादा रफ्तार चीखता 60 की होगी। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली तीव्र पछुआ पवनों को क्या नाम दिया गया है? अब ये 40 50 60 डिग्री अक्षांश के हिसाब से 40 डिग्री अक्षांश के आसपास चलने वाली, तो सुनना इसको, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास चलने वाली तेज पछुआ पवनों को गरजता 40 कहते हैं। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चलने वाली है बहुत तेज, पहले वाली तेज तो ये बहुत तेज पछुआ पवनों को प्रचंड 50। और 60 डिग्री के आसपास चलने वाली सर्वोत्तम रफ्तार से चलने वाली पछुआ पवनों को प्रचंड 50 कहते हैं। चीखता 60 क्या कहते हैं? चीखता 60। तो ये समझ में आ गई बात। तो पछुआ पवनों का वेल डेवलप्ड रूप जो है वो किस में होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। कारण बता रहा हूं, थोड़ी सी देर ठंड रख। अभी मैंने आपको बताया कि दाब, हवाओं का संबंध दाब से है। हवाओं का संबंध दाब से, और दाब का संबंध किससे है? ताप से। तो यहां ऐसा क्या है? इन अक्षांशों के नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ है, वो इसका रीजन है। अंटार्कटिका महाद्वीप की उपस्थिति के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की रफ्तार क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा डेवलप हुई है। ठंड की वजह से प्रेशर जो है वो क्या है? अच्छा डेवलप हो जाता है। यहाँ जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उससे ज़्यादा अच्छा प्रेशर यहाँ बढ़ेगा। ठंड ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अश्व अक्षांश की अगर अपन कंपैरिजन करें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में से ज़्यादा प्रेशर किसका है? दक्षिणी गोलार्ध के अश्व अक्षांश का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ हो गई। अब इसके बाद में ये उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, तो ध्रुवों से जस्ट पहले वाली ये रेंज है, इसमें वायुदाब कम क्यों है? तो देखो इसका कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है। क्या है? घूर्णन गति। देखो चलते हुए टेबल फैन के पीछे अपन हाथ करेंगे तो वहाँ हवा का दाब कम होगा या ज़्यादा होगा? पीछे की तरफ कम होगा। सेम यही पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर रोटेट होती है तो दोनों तरफ कितने कितने डिग्री? 60 से 65 डिग्री के बीच में घूर्णन के दौरान लो प्रेशर जोन हो जाता है। जैसे गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी का पहिया एक विशेष जगह से कीचड़ को फेंकता है, देखा ना? सेम ऐसे ही लो प्रेशर जोन जो है वो विशेष फील्ड में ही बनेगा। यहाँ दाब क्या हो गया? निम्न। यहाँ क्या हो गया? निम्न। दोनों ध्रुवों पर प्रेशर क्या है? ज़्यादा। तो हवाओं की दिशा ध्रुवों से किसकी ओर? उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर। इन्हीं हवाओं को अपन सामान्यतया क्या कहते हैं? शीत लहरें। अपने तक पहुंच जाती हैं ये कई बार। तो सोचो कि अपने तक शीत लहरें इतनी ठंडी पहुंचती हैं तो इनकी ठंड यहाँ कैसी होगी? समझ आ गई बात? तो देखो 3 स्थायी पवने, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और शीत पवने। क्या है? शीत पवने। ये स्थायी पवने हैं। और इन 3 के अलावा
बाकी जितनी भी पवनें हैं वो कैसी है, अस्थायी है। अस्थायी का मतलब है दिन रात या ताप और दाब की परिस्थितियां बदलने से उनकी दिशा बदल जाती है। क्लियर हो गई क्या बात? इतनी चीज ठीक हो गई तो अपन 5 मिनट का ब्रेक करके फिर इसको देखेंगे, आगे इसको बढ़ाएंगे। अब इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेना, जो पढ़ाया उसमें अभी तक जो पढ़ाया